ओके, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वंस कैमरा शुड बी ऑन। मैंने सबको म्यूट कर दिया अभी, एंड मैं चाहता हूँ कि सबके कैमरा ऑन हो ताकि मैं सबको देख पाऊँ कौन कौन लाइव में आया हुआ है। थोड़ा सा चैट सेक्शन भी ऑन कर लेता हूँ, जस्ट अ मोमेंट गाइस। ओके, गैलरी व्यू में हूं मैं बराबर। क्या बात है, चेन्नई वाले बच्चे भी आए हुए हैं, जिग्नेश भी आया हुआ है, सारे लोग आए हुए हैं, वाह क्या बात है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सबके कैमरा एक बार ऑन कर लो, फिर एक एक करके सबसे बात करते हैं। अभी मैंने सबके माइक म्यूट करके रखे हुए, ठीक है, क्योंकि सबकी तरफ से आवाज़ आ रही थी। हम एक एक करके सबसे बात करके लेंगे और जिसके जिसके जो भी कंसर्न है सब कुछ एड्रेस करके लिया जाएगा। जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, काफ़ी सारे लोग आ गए हैं। ओके, सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे को चैट बॉक्स में प्लीज़ बताएं कि मैं ऑडिबल विजिबल दोनों हूं आपको परफेक्टली। चैट बॉक्स में बताएं मुझे मैं ऑडिबल विजिबल हूं। यस 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 यस, ओके ओके ओके। ठीक है, सो बेसिकली मीटिंग को शुरू करते हैं। ये मीटिंग को हमने खास तौर पे मई 2022 रिपीटर्स के लिए इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। ओके, सो जिसकी भी जो भी क्वेरी है, जिसकी भी जो भी क्वेरी है, मैं चाहता हूं कि आप एक एक करके वन ऑन वन, जो दिसंबर 21 किसी कारणवश क्रैक नहीं कर पाए और उनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैंने लॉ की वजह से ही मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ हुई। बेसिकली मैंने जो पाया है कि स्टूडेंट को दिसंबर 21 में या तो मैथ्स की वजह से या तो लॉ की वजह से उसको कहीं ना कहीं अड़ंगे आए हैं, क्या वो क्लियर नहीं कर पाया। अकाउंट्स और इको के बारे से मुझे इतना कुछ सुनाई नहीं दिया, बल्कि इको में आपने स्कोर ही किया है। कुछ बच्चे लिख रहे सर इंग्लिश में भी प्रॉब्लम आई थी, डेफिनेटली अपन उसको भी कंसिडर करके लेंगे। सो जो भी व्यक्ति अपना हाथ रेस कर रहा है, जो भी स्टूडेंट अपना हाथ रेस कर रहा है, रेज हैंड कर रहा है, मैं चाहता हूं पहले वो कैमरा ऑन कर ले, बिकॉज हमने जूम में सेशन इसलिए ही रखा हुआ है और बड़ा लंबा सेशन इसलिए ही रखा हुआ है ताकि आपको इस पे प्रॉब्लम ना आए, हम बात कर सके आमने सामने एक दूसरे को देख के। सो जो भी रेज हैंड कर रहे, जैसे सोनी शर्मा हो गया, ओप्पो हो गया, अंशुल हो गया, प्रीतम हो गए, आप रेज हैंड कर रहे हैं, मैं आपका बिल्कुल अनम्यूट करके आपकी पूरी बात में सुन के लूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप साथ ही साथ अपना कैमरा भी ऑन रखें। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हैंड रेस जूम वाला करना है क्या वीडियो रेस करना है, दोनों कर सकते हैं आप, वीडियो में भी कर सकते हैं, साथ साथ में यहां पे भी हैंड रेस कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ आपके बेसिक डाउट आपको बताना चाहता हूं। जनरली सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर किसी को लॉ और बीसीआर में है तो वो राइटिंग प्रैक्टिस का है। यस एवरीबॉडी, वो राइटिंग प्रैक्टिस का है मेरे ख्याल से, ठीक है। इसके बहुत सारे कारण हैं, अपन कारण अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बट ज्यादातर आपको सब कुछ जानते हुए भी, कंसेप्ट क्लियर होते हुए भी, क्वेश्चन को समझते हुए आंसर लिखना क्या है ये भी पता है, लेकिन लिखना कैसे, क्या लिखना है क्लियर, लिखना कैसे है उस पर बड़ी तकलीफ आती है। बराबर है क्या? ठीक है। सो ये सबसे बड़ा रीजन है सबका, और बहुत सारी बातें उसके अलावा भी मायने रखेगी। मेरा लॉ में 70 आया था सर जुलाई अटेम्प्ट में, पर दिसंबर अटेम्प्ट में 35 आया, वो इंग्लिश की वजह से। मेरा क्या प्रॉब्लम है पता नहीं चल रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं होगा भाई, पता नहीं चलेगा। भी 35 आया तो कहीं ना कहीं तो अपना पेपर गड़बड़ ज़्यादा हुआ होगा ना, ठीक है। चलिए अंशुल जी से पहले पूछते हैं भाई क्या कंसर्न है। अंशुल जी बताइए, आपका माइक अनम्यूट कर दिया मैंने। गुड इवनिंग सर। यस बताइए। सर मैंने लॉ में पूरे 100 मार्क्स अटेम्प्ट किया था, ओके एक्सपेक्ट भी 65 प्लस किया था, ओके, पर मेरा 42 ही आ पाया सर। 42 ही आ मैंने पाया? सर्टिफाइड कॉपीज तो मंगवा लिया है, हाँ, पर समझ नहीं आया जैसे मार्क्स कहाँ कटा मेरा। कितने मार्क्स बने बोले लॉ में? 42 42। सर, मैं एग्रीगेट में रुका है, मेरा 180 में रह गया। अच्छा अच्छा अच्छा,
तो तुझे जब भी तूने एग्जाम दिया था तुझे कैसा लगा था? एग्जाम अच्छा गया है सर कि कहीं? हाँ सर, एग्जाम अच्छा गया था मेरा, मतलब अच्छा, 65 प्लस आराम से लग रहा था। ओके। तैयारी कैसी थी लॉ पे? अच्छा था सर। अच्छा था, बट फिर भी अब तूने कॉपी बीसीआर मंगाई है। थोड़ा वीक था। बीसीआर वीक था ना? हाँ सर। ठीक है। और बाकी सर अकाउंट्स में मेरा 52 आया, उसमें भी सर उसमें तो 75 प्लस एक्सपेक्ट किया था मैंने किस पे? अकाउंट्स में? अकाउंट्स में, पर उसमें ठीक है, 52 ही आ पाया। ठीक है, और इको में भी मेरा 43 आया। ठीक है। अभी मुझे एक बात बता, जैसे तूने बोला बीसीआर तेरा वीक गया था, राइट? पूरे यस 100 सर। 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था, हाँ ईमानदारी से सर पूरा। बोलना। हाँ सर पूरा पूरा 100 देख, मार्क्स अटेम्प्ट दो किया चीज होती है मेरे भाई, 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना और ईमानदारी से अटेम्प्ट करना, दोनों में फ़र्क है। एक तो पहली चीज़ तूने ईमानदारी से, मेरे को बड़ी खुशी है कि तूने एक्सेप्ट की, क्योंकि तेरा बीसीआर का पेपर तूने बोला वीक गया है। तो मैं धीरे धीरे तुझे बताता हूँ कि क्या कारण हुआ है। ओके, बीके राहुल इज सेइंग यूज इंग्लिश टू सर, डेफिनेटली आई यूज इंग्लिश ऑल्सो। सो अंशुल, माई क्वेश्चन टू यू, एज यू Yes, sir. सेड कि that BCR portion was little bit weak, so I want to know like what happened, like BCR weak था तो क्या हुआ था? सर बीसीआर में तो मेरा प्रिपरेशन में अच्छे से हुआ नहीं था, तो जितना आ रहा था मैंने बस अटेम्प्ट कर दिया था कि बस कुछ तो मार्क्स आ जाएगा करके। ठीक है, तुमको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी जो मेरे को अंशुल की बात से ध्यान पाई है, एकदम ध्यान से इन सारी बातों को समझना। मे भी अंशुल की वजह से तुम्हारे बाकी लोग के डाउट क्लियर हुए। अब भाई साहब, टोटल तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ स्क्रीन आपको दिख रही है। 100 मार्क्स में आपको 60 मार्क्स का लॉ है, 40 मार्क्स का आपका बीसीआर है, बराबर है क्या? अब पॉइंट ये है, भाई साहब बोल रहे हैं कि मेरा ऑलरेडी ये वाला थोड़ा सा वीक गया है। तुम ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना कि अगर तुमने ये 60 मार्क्स, तुमको अगर लगता है कि मैंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, तो तुमको क्या लगता है इसमें 60 में तुमको 60 मिलेगा? पहली 60 बात, में मेरा कम से कम 45 प्लस आना चाहिए था। आना चाहिए था, उस पर भी अपन पर आएंगे, बात करके हाँ सर। लेते हैं कि क्या कारण हुआ है। तो भाई साहब देखो, 60 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया, आप खुद ही बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से मेरे को कम से कम 45 तो आना चाहिए था। हाँ सर। अच्छा, ये तुमने बोला मेरा ऑलरेडी वीक गया, अब इसमें तेरी ईमानदारी से बताना क्या अपेक्षा रही सर होगी? इसमें तो ऐसा 10-15 भी आ जाए तो है ना, बढ़िया 10-15 पैसा मिले मेरा। बहुत सारी बात है। तो अपन चल सेफर साइड में इसको 15 ले लेते, मतलब हद से हद 40 में हाँ। 15 मार्क्स, यानी कि तू बोल रहा है खुद 25 मार्क्स तो मैं कहीं ना कहीं डिजर्व नहीं ही करता था। मैंने भले अटेम्प्ट किया बट मैं BCR में कहीं तो ना नहीं करता था सर। डिजर्व तो नहीं करता था। अब इन सारी चीजों में एक बात और ध्यान रखना भाई, तेरी राइटिंग कैसी है? मतलब देख, मेरी जैसी होगी तो बता देना पहले ही, मतलब नहीं मेरी सर, भी मेरा बहुत तो अच्छी मेरे को है। लग रहा है हैंडराइटिंग वजह से ही रखा है मेरा। हैंड राइटिंग का क्या हुआ है ना? हैंडराइटिंग नहीं, हाँ वही मतलब हैंडराइटिंग बहुत हुआ है हाँ मेरा। भाई देख, मैंने भी पीएचडी की हुई अपने हैंड राइटिंग में, मेरी भी राइटिंग बहुत सुंदर है, सोने के जैसी है। अब है ना, एक बात ध्यान से समझना, अंशुल के डाउट का, अंशुल का जो प्रश्न है ना, अंशुल की जो कंसर्न है, उसका बहुत सारे लोगों को सेम कंसर्न होगा, इसको ध्यान से समझना। भाई साहब खुद बोल रहे हैं कि सर ये 25 मार्क्स के लिए तो रूम आप छोड़ ही देना, यहाँ पे मेरे को अपेक्षा है कि मेरे को 15 मिल सकता है। अब मेरे को नहीं पता इस 15 मार्क्स में इसने कौन सी कड़ी जोड़ के 15 मार्क्स लाया। अगर इसने ग्रामर में मिस्टेक की होगी या पैसेज में इसने अप टू द मार्क अगर कोई चीज़ें नहीं लिखी होगी, तो डेफिनेटली जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेक करने वाला है, इसको 15 तो नहीं दिया होगा। ठीक है। अच्छा, और एक बात बताना चाहता हूँ, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया का मतलब ये होता है, मान लो कोई एक पैसेज आया है आपके एग्जाम में, वो पैसेज का आंसर कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। मतलब अगर कोई बोल देना इस पैसेज को इस तरीके से लिखा जाएगा, इस समरी को इस तरह से लिखा जाएगा, वो सरासर गलत है। कोई भी फिक्स आंसर नहीं हो सकता जो लॉ में हो सकता है, क्योंकि लॉ में आपका सेक्शन स्पेसिफिक है, प्रोविजन स्पेसिफिक है, आंसर स्पेसिफिक हो सकता है। हाँ, वर्डिंग अलग हो सकती है बट स्पेसिफिक है, आप उसके सेंस को नहीं बदल सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये ग्रे एरिया है, हर व्यक्ति का आंसर अलग है। जब मैं बोलता हूं ग्रे एरिया है, आपको यदि लगता है कि इसमें मैंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया और 5 में 5 मिल जाए, नहीं मिल सकता। आपको प्रेसी 5 मार्क्स का आता है, मैं डंके की चोट में बोलता हूं, वो 5 में 5 मार्क्स आपको कभी नहीं देगा जब तक आप कोई बहुत तुरंदर दास जैसे कुछ लिखे नहीं हो। अब ये भाई साहब ने 60 में कहता है मैं 45 की अपेक्षा कर रहा हूं। कायदे से देखोगे तो मिला जुला के भाई के 60 मार्क्स की अपेक्षा है, 60 मार्क्स की इसको अपेक्षा थी कि कम से कम तो 60 आ जाएगा। अब इस पे एक बात तुम ध्यान रखना, कहां कहां मुझे ऐसा लगता है, आई बिलीव इसकी बातें सुन के, कि क्या हो सकता है। पहली बात, इसको अपेक्षा थी कि 15 आ जाएगा, 25 का तो इसने छोड़ ही दिया। यहां पे इनने 60 में 45 मार्क्स का अटेंड किया है और इसको लग भी रहा था 45 आ जाएगा। भाई कह रहा है कि मेरी कहीं ना कहीं राइटिंग में गड़बड़ी होती है। जहां बात राइटिंग की आ जाती है, मेरे को एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, प्रेजेंटेशन। धीरे धीरे बातों को समझने की कोशिश करना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इमेजिन कर लो
मैं तुम सबका पेपर यहाँ पे चेक करने वाला हूं, मैं लॉ का पेपर चेक करने वाला इंसान हूं। मेरे को इंस्टीट्यूट ने बैठाया कि भाई तुमको चेक करना है। मैं तुमको बताना चाहता हूं, हर पेपर, हर आंसर शीट को चेक करने के लिए उनको एक अमाउंट दिया जाता है। आई एम नॉट श्योर ये अमाउंट क्या होता है, बट इतना भी ज्यादा नहीं होता कि आपके वो एक एक लाइन को पढ़ते बैठे। अब समझना, मेरे पास यहाँ पे नहीं करके फॉर सपोज 1000 पेपर्स है सपोज। अब मेरे पास ये भाई साहब का पेपर आ रहा है, इसने 25 मार्क्स तो ऑलरेडी छोड़ दिए, 60 में ये उम्मीद कर रहे हैं 45 मिल जाएगा, 15 कट पिट के। राइटिंग में कहीं ना कहीं तकलीफ है। अच्छा, कहीं ना कहीं हो सकता है जब आप पहला या दूसरा पेपर अटेंड कर रहे हो तो आपने सिर्फ अटेंड करने के लिए अटेंड कर दिया है, वो आपका पेपर शायद अच्छा, मतलब आंसर आपका अच्छा ना हो। उसने पहला इंप्रेशन देखा, उसको अप टू द मार्क नहीं लगा, हो सकता है वो मॉड्यूल साथ में लेकर रखा, और हो सकता है उसने किसी ऐसे इंसान का पेपर चेक किया जिसका आंसर तुम्हारे आगे लाख गुना अच्छा है, उसको नहीं जमा। वो फ्लो में साइकोलॉजिकली चेक करता है, तुम समझो इस बात को। और मैंने ये अपने हर वीडियो में बताया, इसको ध्यान से आप सुन लेना। आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? हाँ। और मैंने ये अपने हर वीडियो में बोला है, मैं अपने हर वीडियो में ये बात बोला हूं कि अगर आपके पेपर चेकर को आपके पेपर चेक करने में तकलीफ आ रही है ड्यू टू एनी रीजन, आपने पॉइंट वाइज नहीं लिखा है, आपने बहुत क्लमजी लिखा है, आपने ओवर राइटिंग की है, या बहुत बार डॉट 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 आ रहे आपके पेपर में, अगर एग्जामिनर को, पेपर चेकर को आपके पेपर को, आंसर शीट को चेक करने में अगर तकलीफ आ रही है, 100% आपके मार्क्स में आपको तकलीफ आएगी। इसका रीजन समझना भाई, जब वो पेपर खोल रहा है तो वहां पे आपका सिर्फ रोल नंबर है, ना तो वो आपके पापा लगे, ना तो आपके चाचा लगे, ना तो आपके दादा लगे, कोई रिश्तेदार नहीं है। पेपर में कोई इमोशन नहीं होता है कि जैसे वो पेपर खोले तो हाय भाई साहब ये बंदे ने क्या पढ़ा है, मेरे को इमोशन आ रहे हैं। नहीं आ सकता ऐसा। तुमने रात को कितना जागा हो, तुमने कितने कॉम्प्रोमाइज किए हो, उस पेपर में आपके इमोशन दिखने वाले नहीं है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा कि ये रैंक होल्डर मटेरियल है, या स्कूल में कितना अच्छा परफॉर्म करता था, इसने क्लास कितने अच्छे से अटेंड की, वो नहीं जानता है। अगर तुम्हारे प्रेजेंटेशन में कमी है, आपने बहुत ज़्यादा पैराग्राफ लिखा है, क्लियरली नहीं लिखा है, राइटिंग में, मतलब राइटिंग अगर तुम्हारी अच्छी नहीं है तो स्पेसी नहीं लिखा है, एरी फील नहीं करा है, वो किचकिचा के करेगा, और वो कौन से माइंडसेट से चेक कर रहा है तुमको नहीं पता ये बात। तो ये सारी सिचुएशन होती है, ये सारे कारण होते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर में, जो आपके कम मार्क्स का कारण होते हैं। आपने अपेक्षा बहुत अच्छी की है, लेकिन अच्छा होते हुए भी आपको मार्क्स नहीं मिला। क्यों? मे बी प्रेजेंटेशन, मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपने तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन एक्चुअल में उसके नज़र में वो अच्छा नहीं है। अंशुल के केस में जब अंशुल का पेपर आएगा, मैं अंशुल डेफिनेटली तेरे पेपर को देखना चाहूँगा और इनके सामने वापस से रखना चाहूँगा कि तेरी अपेक्षा क्या थी, हमारी मीटिंग में बात क्या हुई थी, और देखो उसने किस हिसाब से चेक किया है, अपने को बहुत क्लैरिटी आएगी। तो अंशुल, मैं चाहता हूँ भाई जब भी तेरा पेपर आएगा, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे स्क्रीन में, तुझे मेरा नंबर दिख रहा होगा, मेरे स्टाफ को ये भेजना कि हाँ भाई मेरा पेपर आया है, अपन वापस से एक मीटिंग रखेंगे और वापस से ये सारी चीज़ को देख के समझ के लेंगे। मैं कंक्लूजन में तेरी बात से ये बोलना चाहता हूँ भाई, जहां पे अपन को खुद को डाउट था कि यहाँ पे 15 मिलना अपेक्षा था, अपेक्षा कभी भी फुलफिल नहीं होती है। जितना तुम अपेक्षा करोगे उससे या तो ऊपर होता है या तो नीचे होता है। अब जैसे तुमने कभी देखा होगा, कभी तुम कम एक्सपेक्ट कर रहे हो और तुम पास हो गए, बराबर है क्या? तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि तुम अगर 15 एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मेरे ख्याल से 7 या 10 मार्क्स से उसने ज़्यादा दिया हो, और यहाँ पे जब तुम 45 एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे उसने 30-35 मार्क्स से ज़्यादा दिया हो। अब ये 30-35 और ये 7-10, टोटल कितने मार्क्स मिले तुझे? 42। हाँ 42 मिला। 42 तो देखेगा तो 30 और यहाँ पे 40 मिला जुला के कार्यक्रम उतना ही हुआ है जितना अपन एवरेज निकाल रहे हैं। तो पेपर अपन तेरा जरूर देखेंगे। अब अगेन घूम फिर के बात एक ही जगह आ रही है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरे जैसी है, बहुत ज़्यादा सुंदर है आपकी राइटिंग, मैंने हमेशा ये अप्रोच की है भाई, मैं भी 5 बार अटेम्प्ट लगा है मेरे को फाइनल में, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैंने वीडियो में भी बहुत बार बोला है। CS प्रोफेशनल में मेरे को 5 अटेम्प्ट लगे हैं। मेरे को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि मैं खुद सोचता था यार कि अगर जिस हिसाब से मैं लिखता हूँ सामने वाले को वैसे ही नहीं समझ में आती और कचड़ा करूँगा तो क्या होगा। तो मैंने स्टार्ट किया कि मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़े रखता था, थोड़ा सा स्पेस ले लेके लिखता था कि सामने वाले को ना थोड़ा सा स्पेस ही फील हो, उसको खिंच ना पड़े मन में, उसको आंखों में चेक करने का। ये बहुत मैटर करेगा तुम्हारा प्रेजेंटेशन और तुम्हारा पेपर किस तरीके से लिखा है। उसको तुम्हारे पेपर चेक करने में ज़रा सी तकलीफ हुई ना, तुम्हारे मार्क्स में तकलीफ होगी, ये मान के चलो। हम हमेशा इस पॉइंट को अवॉइड करते हैं, बट ये इतना मैटर करता है कि तुमने पढ़ाई शायद कम सम की हो ना, प्रेजेंटेशन अगर बखूबी है तो एटलीस्ट एज में आके पास हो सकते हो। ये इतना मैटर करता है तुम्हारी राइटिंग और तुम्हारा प्रेजेंटेशन। और क्योंकि लॉ का पेपर डिस्क्रिप्टिव है, ये तुमको इंटर में भी मिलेगा, ये तुमको फाइनल में भी मिलेगा।
तो बेटा इस चीज में तो अपने को आज से काम करना ही पड़ेगा। इसी को ध्यान पे रखते हुए जो मैंने आज वीडियो में अनाउंस किया कि मैं कैप्सूल बैच लॉन्च कर रहा हूँ लॉ राइटिंग प्रैक्टिस, ये इसीलिए किया हूं कि हर बच्चे का घूम फिर के कंसर्न लॉ में एक ही है, प्रेजेंटेशन। वो बहुत मैटर कर रहा है क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ये इंटर में भी मैटर करेगा, फाइनल में भी करेगा। 22 तारीख से मैं बैच शुरू कर रहा हूँ वो वाला। अगर आपको लगता है कि प्रेजेंटेशन में अगर कहीं कमी है तो बेशक उसको ज्वाइन करिए, मेरा वादा है कि आपका ये शंकाएं दूर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ लोगों ने रेज हैंड किया। अंशुल संतुष्ट है भाई? हाँ सर। मेरे को पेपर जरूर दिखाना। हाँ थैंक यू सर। ठीक है, या वेलकम। यस बोलिए राघव जी। सर मेरे लॉ में आए 42 और अकाउंट्स में रह गया सर मैं पास होने से। ठीक है। बाकी सब में पास हो गया इंडिविजुअली। तू तो सर पहला बंदा मिला है मुझे जिसने बोला कि अकाउंट्स में प्रॉब्लम आई मुझे। सर पापा मम्मी दोनों सी है सर, सबसे ज्यादा शर्मनाक यही हो रखा है। पापा मम्मी दोनों सी है? यस सर। क्या तो सर क्या हुआ कि मतलब लॉ का मैंने सर आपके बुलजाई एडिशन 1 महीने पहले ही मिले थे, ठीक है, तो उससे करके गया था और लॉ मैंने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया सर पूरा। ठीक है। पीसीआर मेरा कम बेकार था सर, मैं आपको सच बताऊं। ठीक है, मैंने मतलब उसमें से एक भी ईडियम आया नहीं। मैंने 60-70 ईडियम्स की प्रैक्टिस की थी लिख लिख के, एक भी ईडियम बुक का नहीं मिला। ठीक है। तो सर अब मेरे को ये मेरे 40 बनाए, मैंने आंसर शीट के लिए ऑर्डर करा है सर। तो ये पूछना था सर कि मेरे को लग रहा है कि शायद मार्क्स कहाँ कट गए सर, क्योंकि इतना बेकार भी नहीं है कि 42 ही बने बस सिर्फ। मार्क्स किधर कटे तुझे ऐसा लग रहा है? कितने मार्क्स मिले? 42? हाँ म्यूट हो गया क्या? हाँ जी बोलिए। सर 42 मिले सर, सॉरी सर। हाँ 42 आउट ऑफ 100 आए सर। तो बीसीआर में तो मतलब पूरा भंटाधारी रहा था ना सर क्या? यस सर। हाँ ना। तो अब देख भाई, बीसीआर का जो 40 मार्क्स का अगर वो पूरा भंटाधार था, तेरे को कुछ बना ही नहीं उसमें। अब 60 मार्क्स में अगर तूने लॉ अटेंड किया तो भाई कितना मिलेगा? 42 तो बढ़िया बढ़िया मिला है तेरे को, अगर तू सिर्फ लॉ के हिसाब से देखेगा तो। सर 20 यार इतना भी नहीं कि एकदम जीरो, पर पता नहीं इतना कहाँ कट गए सर मार्क्स में। तो ये लग रहा है लॉ का लग रहा है 60 तो आ ही जाएंगे। चल मैं ना एक एक करके तेरे से बात करता हूँ। तू कह रहा है सर बीसीआर का इतना भी बुरा नहीं गया था। मैं कहता हूँ तूने मेरा वीडियो तो शायद देखा होगा या नहीं देखा, आइडिया नहीं है मुझे। बीसीआर का मैराथन देखा था मेरा? सर मैराथन में सर सारे टॉपिक्स नहीं देखे थे, आध घंटे के। हाँ प्री से और वो कम्युनिकेशन वाला पार्ट देखा था। हाँ कम्युनिकेशन तो चल ठीक है। अब वो 9 साढ़े 9 घंटे का मैराथन था, जिसपे ना मैं एक चीज़ बहुत धैर्य से बताना चाहता हूँ। प्लीज़ चैट बॉक्स को थोड़ा सा पॉज करके ना मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं बीसीआर के बारे से कुछ बोल रहा हूँ। मैं कल भी ये मीटिंग में बोला था, कल भी हमारी मीटिंग थी कुछ स्पेशल बच्चों के साथ थी, और वहीं डिसाइड हुआ था कि मैं लॉ के लिए और बीसीआर के लिए एक्सक्लूसिवली बात करूंगा। मेरी बात को प्लीज़ ध्यान से समझ के लेना। हर पेपर के लिए, हर कोई सा भी सब्जेक्ट का हो, आपका अप्रोच क्लियर होना चाहिए कि कौन से विषय को, कौन से सब्जेक्ट को मेरे को किस तरीके से पढ़ना है। अब मैं जब बात करता हूँ लॉ एंड बीसीआर की, लॉ को थोड़ी देर के लिए साइड रखते, बीसीआर 40 मार्क्स का है। मैं शायद अगर तुझसे राघव पूछूंगा ना कि बीसीआर में कितने टॉपिक्स है, तो मैं भी शायद तू ना बता पाए, ठीक है। अब मैं उस पर बताना चाहता हूँ कि ना तुम्हारा अप्रोच बहुत क्लियर होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ अप्रोच कैसा। शायद सब लोग ये अप्रोच फॉलो किए होंगे अगर मेरा मैराथन देखे होंगे तो। भाई साहब बीसीआर में क्लियर कट आपको पहला 10 मार्क्स तो पैसेज के ऊपर रहता है। 5 मार्क्स का आपका पैसेज रहेगा जिसमें आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ को समझ के आपको आंसर करना है। ये मतलब पत्थर की लकीर है भाई, ये पैसेज आएगा मतलब आएगा, पहला चीज। दूसरी बात, उसके बाद 5 मार्क्स का आता है आपका नोट मेकिंग और समरी, जिसमें आपको क्या कर देता है, एक पैराग्राफ दे देता है आपको, उसको बोलता है कि आपको उसको नोट बनाना है, ठीक है। यानी कि ये 10 मार्क्स फिक्स है। अब मैं आपको सीधी सी बात बताना चाहता हूँ, अगर जिस बच्चे को अगर बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती है, बराबर है, मतलब बेसिक इंग्लिश भी समझना नहीं आती, तो पैसेज में भी ब्लंडर करेगा, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन अगर यही तुमने, अगर पैसेज को, भले तुम्हारी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर तुमने पैसेज को, मैं कहता हूँ आपने गिरी सी गिरी हालत में 5-6 पैसेज को भी प्रैक्टिस किया ना, तो आपका एक आइडिया बन जाता है यार कि कोई भी पैसेज आएगा ना, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। एंड सेम विद द नोट। तो क्लास 6 एग्जैक्टली, ये हो गया पहला पोर्शन। अब इसके बाद आपको बीसीआर के अंदर 4 क्वेश्चन और दिए जाते हैं, जिसमें आपको एक छोड़ के 3 बनाने होते हैं। पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी, पैसेज आप छोड़ नहीं सकते, नोट मेकिंग आप छोड़ नहीं सकते, समरी आप छोड़ नहीं सकते। अब मैं मजाक नहीं कर रहा, बचे हुए 30 मार्क्स के अंदर मैं तुमको मुंह पे गिना देता हूं कौन से टॉपिक पूछा जाता है। पत्थर की लकीरें प्रेसी पूछेगा, मतलब पूछेगा क्वेश्चन नंबर 8 के सी में ही पूछेगा।
प्रेसी पूछेगा। अब पत्थर Okay. की लकीर है कि भाई 6 मार्क्स का कम्युनिकेशन से पूछेगा, मतलब पूछेगा किसमें पूछता है, क्वेश्चन नंबर 7 के ए में, 8 के ए में, 9 के ए में और 10 के ए में। अब मुझे एक बात वो बताओ, सबके ए पार्ट में कम्युनिकेशन है ना, जब मुझे एक बात बताओ, जब तुमको ये पैटर्न बहुत क्लियर दिख रहा है कि भाई 6 मार्क्स का कम्युनिकेशन आएगा मतलब आएगा, 5 मार्क्स का पैसेज 5 मार्क्स का तुम्हारा प्रेसी आएगा मतलब आएगा, 5 मार्क्स का पैसेज मतलब आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, तुमको पता है ये जो पॉइंट है कम्युनिकेशन वाला थ्योरी है, पैसेज वाली बात, भाई पैसेज भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्या कर रहे वाली बात है। उसके बाद आपको प्रेसी जब पता है कि भाई बड़े को छोटा करना है, लगा के जाओ ना 5-7 प्रेसी यार, क्या प्रॉब्लम है। हमेशा लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से तुम ब्लंडर क्रिएट कर। तो अब मैं यहीं पे बात कर लेता हूं, 5 मार्क्स का पैसेज, 5 मार्क्स का प्रेसी, 6 मार्क्स का तुम्हारा कम्युनिकेशन। भाई साहब यहां पे अगर तुम देखोगे 10-16 मार्क्स तो तुमको यूं ही पता है कि ये तो आएगा ही आएगा भाई, इसको कैसे मैं गलत कर सकता हूं। ये हो गए 16 मार्क्स। अब मैं बोलता हूं तुम भाई ये 16 मार्क्स को रखो साइड, कम्युनिकेशन को रखो साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर का जो 6 का सी, यानी कि जो सी वाला पोर्शन होता है, उसमें या तो लेटर आएगा या तो मेमो लिखने को आएगा। मैं कहता हूं भाई तुम्हारे लेटर में महारत नहीं है, मैं कहता हूं तुमको रिज्यूमे बनाना नहीं आता। अरे भाई साहब कुछ तो करके आओ, 5-5 मार्क्स के जो मोटे मोटे चीज़ हैं, मैं कहता हूँ 5-5 मार्क्स का 10 मार्क्स तुम और अच्छे से अगर प्रैक्टिस की और अगर अटेंड करके आते हो तो तुमको नहीं करके उसमें 10 में से 4 मार्क्स देगा। मैं कहता हूँ यहाँ पे 20 हो गया भाई, गिरी से गिरी हालत में तुम 40 का 20 भी ला रहे हो ना अगर BCR में, क्योंकि वो ग्रे एरिया है, तो ये 20 मार्क्स बहुत है भाई। ये 20 मार्क्स जो हैं ये बहुत है। जिसको भी लग रहा है कि नेटवर्क का इशू है, बेटा आपका ना नेटवर्क वीक होगा, मेरे ख्याल से नेटवर्क प्रॉपर है, आवाज प्रॉपर आ रही है। अब मैं कहता हूं तुमने 20 मार्क्स यहां ले लिए, 60 मार्क्स के लॉ में मैंने तुमको गिनती में गिना दिया था कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको कर लेना। भाई साहब वो 60 में ना 50 मार्क्स की मार्जिन काट दो तुम। भाई मुझे बिलीव है कि मेरे बुल साई 3rd एडिशन से अगर तुमने नोटिस किया होगा, कोई क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं था। मैं कहता हूं 60 मार्क्स में गिरी से गिरी हालत में तुम्हारा राइटिंग फाइटिंग सब काट के तुम अगर 30 मार्क्स भी ले लेते हो, भाई 50 मार्क्स है तुम्हारे लॉ में गिरी से गिरी हालत में। बट पॉइंट ये नहीं है कि अरे सर ये तो हमको भी पता है, पॉइंट ये है ये अप्रोच क्लियर होनी चाहिए भाई साहब कि BCR में कौन से टॉपिक को ज्यादा ध्यान रखना है, लॉ में कौन से टॉपिक में क्वेश्चन प्रैक्टिकल केस स्टडी आता है। अब प्रॉब्लम क्या है मैं तुमको बताता हूँ, जितनी भी जगह जनरली मैंने देखा है, कहीं से भी अगर आप क्लासेस लेते हो, आपने कोई स्टेब्लिश नाम सुन लिया या कुछ कर लिया, आप क्लासेस तो ले लेते हो, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। अब अगर 100 बच्चे बैठे तो 100 बच्चों में 50 पास भी होते हैं और 50 फेल भी होते हैं। वो 50 इसलिए पास होते हैं कहीं ना कहीं उनने अप्रोच सुधार लिया, और 50 फेल इसलिए हुए क्योंकि उनने अप्रोच पता ही नहीं है। समझ रहे हो क्या? तो भाई साहब मेरा कहना है कि जब भी आप कोई सा भी पेपर है, खासकर डिस्क्रिप्टिव पेपर में, आपका अप्रोच बहुत क्लियर होना चाहिए। अभी मैं तुमको इसी क्लास में गिनती में बता दूंगा मैं तुझे कि 5 चैप्टर है, आज भी मैं बता दूं कि 5 चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ के जाना, तेरा पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। ये अप्रोच होनी चाहिए भाई साहब, ये अप्रोच होनी चाहिए। तो मैं तुम, हाँ बोलिए बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है? सर वो पापा बोल रहे थे, सॉरी। हाँ जी, तो नमस्कार पिताजी को आपके, अगर साथ में वो भी सुन रहे तो उनको रिगार्ड्स है मेरे, ठीक है। जी सर। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, खासकर डिस्क्रिप्टिव और खासकर मेरे पेपर में, अगेन मैं कंक्लूड करता हूँ राघव तेरी बात से और पिछला वाला जो बच्चा अंशुल आया था उसकी बात से, अप्रोच कैसे, अप्रोच का मतलब ये नहीं कि पढ़ दिए 3 बार रिवीजन कर दिए पूरा पढ़ दिए। अप्रोच मतलब यू हैव टू स्पेसिफिक, यू हैव टू बी स्पेसिफिक, क्लियर, कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट के 6 यूनिट है तो 6 यूनिट को मेरे को कैसे अप्रोच करना है। यूनिट 1 के अंदर 40 पेज है, क्या तुमको 40 पेज पढ़ने, तुमको 20 भी नहीं पढ़ने गलती से, तुमको गिनती के 6 से 7 पेज पढ़ने के। यूनिट 1 कॉन्ट्रैक्ट टैक्स से मुंह पे गिना देता हूं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन, मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। 5 टॉपिक खत्म। मेरे को तुम गिना दो कि ये 5 टॉपिक के बाहर से यूनिट 1 में अगर कुछ आया तो मेरे को तुम बता दो, मैं मान जाऊंगा तुम लोग को। आपके बुल्स के किए थे सर सारे, मैंने मॉड्यूल तो हाथ ही नहीं लगाई। मैं वही कह रहा हूं भाई साहब, अगर तुम मेरे को ना ये यूनिट 1 में जो मैंने तुमको 5 टॉपिक बोले हैं ना, ये 5 टॉपिक के बाहर अगर कोई चीज आई है तो तुम मेरे को बता दो। यही अप्रोच तो तुमको भी रखनी है मेरे भाई, कि तुमको क्लियर होना है कि हाँ मेरे को पढ़ तो मैं पूरा लिया हूं। अब तुमको क्या इंस्टीट्यूट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट ये पूछेगा?
अरे वो तो तुम्हारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए यूनिट 1 में डाला गया कि कल को जब बार बार मैं वॉइड वर्ड यूज करूंगा तो तुमको पता होना चाहिए क्या है। क्या इंस्टीट्यूट तुमको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी पूछेगा? नहीं। क्या तुमको एग्रीमेंट की डेफिनेशन पूछेगा? क्या तुमको सेक्शन 10 की इसेंशियल कंडीशन पूछने वाला इंस्टीट्यूट? नहीं। सेक्शन 10 में जो सबसे मसालेदार पॉइंट है वो इंटेंशन है, क्योंकि वो यूनिट 1 के बाद कोई भी यूनिट में कवर नहीं होता। बाकी सेक्शन 10 की जितनी इसेंशियल कंडीशन है यूनिट 3 में डिटेल में कवर होती है। अरे तो यूनिट 1 में अपन क्यों जाया करे टाइम जब यूनिट 3 में वही चीज कवर हो रही है? 5 टॉपिक के बाहर गिना चुना बेसिक और 5 पॉइंट के बाद यूनिट 1 छोड़ देना है। यही तो अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच होती है। अब यूनिट 2 में तुम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। यूनिट 2 में वो कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछ देता है, बराबर है क्या? अब है ही कितना, यूनिट 2 कितना बड़ा है? 4 पेज का है। अरे पढ़ लो ना भाई, जब पता ही है 5 मार्क्स का आता है। अगेन अब मैं यूनिट 3 में आता हूं। गिनती में तुमको मैं पॉइंट गिना देता हूं, गिनती में तुमको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिना देता हूं, मेरे को बता देना इससे बाहर आया होगा तो। सबसे फेवरेट टॉपिक यूनिट 3 के अंदर इंस्टीट्यूट का फ्री कंसेंट वाला टॉपिक है। और फ्री कंसेंट में भी ये 4 एलिमेंट, फ्रॉड, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, यही 4। कभी डिफरेंस पूछ लेगा इन दोनों में, कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में। कभी फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस पूछ लेगा। कभी डायरेक्टली पूछ लेगा फ्रॉड बताओ और उसके इफेक्ट्स बताओ। अब मेरा मानना यह है इंस्टीट्यूट ने पिछले 6-7 अटेम्प्ट से मिस्टेक को टच नहीं किया है। और इंस्टीट्यूट का मैंने ये एनालिसिस किया हुआ है बहुत अच्छे से। एक पैटर्न सेट हो गया सबके दिमाग में, फ्री कंसेंट में यही 4 आ रहा है, किसी भी अटेम्प्ट में बूमरंग फेंक देगा मिस्टेक के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के, किसी भी अटेम्प्ट में, और ये होगा। एक तो फ्री कंसेंट हो गया। इसके अलावा इस यूनिट 3 के अंदर इंस्टीट्यूट के फेवरेट टॉपिक है 2, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट वाले और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाले। अब एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट में भी कुछ फेवरेट टॉपिक है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये फेवरेट। इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर, ये 3-4 स्पेसिफिक ये फेवरेट टॉपिक हैं। इनके बाहर से तुम देख लो यूनिट 3 में अगर आया है तो, इनके बाहर तुमको कभी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हाँ जी सर, आप जो अपने बैच स्टार्ट करें इसमें बीसीआर की प्रैक्टिस होगी सर? बीसीआर नहीं है बेटा, ये सिर्फ लॉ के लिए। और मैं तो कह रहा हूँ बीसीआर का तुम मैराथन देखो, तुमको जहां दिक्कत आती मैं बैठा हुआ हूं, मैंने तो वहां पे तुमको पढ़ाया भी है, प्रैक्टिस भी कराई है और एडिशनल क्वेश्चन भी दिया। तुम मैराथन देखो, तुम अमेज्ड हो जाओगे कि मैराथन है कि ये रेगुलर है। नहीं सर, देखा था सर, मतलब हाँ। 5-6 टॉपिक्स देखे थे सर। तो मैं तुमको इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुमने ये अप्रोच फॉलो की? क्या यूनिट 1 में तुमने इतने टॉपिक करके छोड़ के गए? अगर नहीं, हाँ तूने किया, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब बच्चा जनरली क्या कर रहा है, यूनिट 1 पूरा पढ़ रहा है, यूनिट 3 पूरा पढ़ रहा है, यूनिट 4 पूरा पढ़ रहा है। अरे भाई, एग्जाम के एक दिन पहले तुम पूरा पढ़ के कहाँ से जा पाओगे? तुमको पूरा पढ़ना है क्लास में। जब खुद से पढ़ने बैठते हो तो तुमको पढ़ना है एग्जाम ओरिएंटेड। जो मैंने टॉपिक बताए उनको लिखो, उनको प्रैक्टिस करो, और उससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है ये। तो कंक्लूजन में मैं ये बताना चाहता हूं भाई साहब कि आपका सबसे पहले पेपर में अप्रोच, यानी कि लॉ के पेपर को कैसे पढ़ना है भाई, कैसी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, कौन से टॉपिक रिलेवेंट है, अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। अप्रोच के साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन इतना मायने रखेगा जिसका कोई सीमा नहीं होना चाहिए। तीसरी एक बात, अगर आपने लॉ के पेपर को ईमानदारी से, अगर ये दो चीज फॉलो करने के बाद ईमानदारी से अगर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, दुनिया की कोई ताकत तुमको फेल नहीं कर सकती। ठीक है, अब इसमें मैं बताना चाहता हूं, कुछ बच्चे इंग्लिश या तो इंग्लिश मीडियम से थे तो सही, बट इंग्लिश या तो उनकी क्लियर नहीं है इतना। ठीक है, किसी की आवाज आ रही, कोई म्यूट करेगा क्या? हाँ ठीक है। या तो भाई तुम्हारा सब कुछ अच्छा होने के बाद भी तुमने इतनी प्रैक्टिस नहीं की है, इसी में ही तकलीफ आएगी अपने को। तो भाई साहब, अप्रोच, प्रेजेंटेशन और 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना। अब 100 मार्क्स का मैं अटेम्प्ट करने क्यों बोल रहा हूँ ये भी समझना। अब मान लो कोई व्यक्ति 75 मार्क्स का ही अटेंड कर पाया और 25 मार्क्स का उसने छोड़ ही दिया, उससे हुआ ही नहीं, 3 घंटे खत्म हो गए, वो लॉ के और थोड़ा सा बीसीआर में खत्म हो गया। अब मेरे को खुद सोचो, तुम मेरे को बताओ, क्या तुमने 25 मार्क्स के लिए कोई रूम छोड़ा? अगर एग्जामिनर तुमको मार्क्स देने की कोशिश भी करे, एग्जामिनर चाहे भी कि भाई इसको मैं पास कर देता हूँ, कुछ 2-4 मार्क्स तो दे दूँ, बेचारा फेल हो जाएगा, तुमने कोई रूम छोड़ा है क्या? तुमने 25 मार्क्स छोड़ ही दिए भाई, कहाँ से वो मार्क्स देगा तुमको? इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, नंबर डाल दिए, कुछ तो भी गलीचपना करके उस पर लिख के आ गए, यानी कि कुछ भी गलत सलत लिख के आ गए।
अब मेरा पॉइंट ये है भाई, आपने अगर गलत सलत लिखा है, आपने ईमानदारी से अटेम्प्ट नहीं किया है, भले आपने बोला कि मैंने तो 40 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट किया है, लेकिन 40 मार्क्स में आपने लिखा क्या, कंटेंट भी तो देखो। अगर उसमें आप अपेक्षा कर रहे हो कि मेरे को मिल जावे 20 मार्क्स, मैं तो पूरा अटेम्प्ट किया था, तो ये तो आपकी अपेक्षा गलत है ना। और ये आपको पता चलेगा जब आपका पेपर आपके सामने आएगा। समझ में आई क्या बात? तो 100 मार्क्स का जब मैं अटेंड करने बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख के आओ। अगर आपको एग्जामिनर पूछ रहा है कि हु इज अर्जुन छाबड़ा, बराबर है क्या? अरे अगर तुमको नहीं पता कि अर्जुन छाबड़ा कोई फैकल्टी है, या चलो फैकल्टी है लेकिन तुमको ये नहीं पता वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, तुम ये तो बोले अर्जुन छाबड़ा एक सीएस है, वो एजुकेटर है, कुछ तो भी पढ़ाता है, यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाता है प्रोफेशनल्स को, भले तुमको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं पता। मैं इस एग्जांपल से तुमको ये बताना चाहता हूँ, कुछ तो इर्द गिर्द लिखो, कुछ तो आसपास का लिखो। वो तुमसे पूछ रहा है अर्जुन छाबड़ा कौन है, बराबर है क्या? तुम उसको बता रहे हो कोई और, कह रहे अर्जुन छाबड़ा को हम देखा करते थे, वो बचपन में छोटी चड्डी पहन के घूमता था, यही तो कंटेंट रहते तुम्हारे। तुम विश्वास नहीं करोगे, मैंने अपने बीकॉम के एग्जाम में लिटरली शकीरा का गाना लिख के आया था, क्योंकि मेरे को सूझ ही नहीं रहा था कि मैं लिखूं क्या उसमें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं तुमको। तो भाई जब मैं इस स्टेट ऑफ माइंड में चलेगा कि मेरे को ये नहीं सूझ रहा मैं क्या लिखूं और मैं क्या लिख के आ रहा हूं, तुम सोचो इस प्रोफेशनल एग्जाम में तुमको नहीं समझ में आएगा तो तुम क्या लिखोगे। तो मेरा पॉइंट है, ईमानदारी से थोड़ा सा बेटा अगर अपने अंदर झांकोगे ना, तो अपनी गलती अपने को खुद नजर आने लग जाएगी। ठीक है, कुछ बच्चों के और रेज हैंड हो रहे हैं। प्रीतम जी बताइए, प्रीतम जी बोलिए। अरे अनम्यूट करिए प्रीतम जी, आप बोलिए तब तक। एक सेकंड। मोहम्मद नोमान क्या बोल रहा है? सर जी मैंने कल रेगुलर बैच की पेन ड्राइव परचेस की सर, मुझे क्या करना चाहिए? आई एम रिपीटर। हाँ तो बेटा मैं तो जानता हूँ नोमान, तेरे से मेरी बात हुई थी, तूने सही किया ना। तूने बोला था कि तेरे बेसिक ही क्लियर नहीं है, तेरे को स्क्रैच से पढ़ना, तो बिल्कुल सही तो किया है तू। और क्योंकि तू रेगुलर बैच में ऑलरेडी इनरोल्ड है, तू लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस में तेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगा, तू आ जाना कभी भी, उसका रिकॉर्डेड का भी तुमको एक्सेस मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे भाई तू। ठीक है, ठीक है। अंशुल के क्वेश्चन में मैं वापस आऊंगा सर, अभी पढ़ाई वापस कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे एज अ रिपीटर, बिल्कुल आऊंगा उसमें। बोलिए शिवम जी। सर हम लॉ में मेरा क्रॉस लग गया सर, मतलब फेल। लॉ में क्या लग गया बेटा? लॉ में क्रॉस लग गया, मतलब लॉ में फेल हो गया। हाँ कितने मार्क्स? अभी मेरे को चल ये तो समझ में आ गया, तू लॉ में फेल, मार्क्स बता दे। और 32 सबका तो सुन ही लिया तूने, लॉ में क्या दिक्कत आई सबको। यस सर, 32 मार्क्स सर। तुझे क्या लगता है तेरा इसमें से कोई तेरी तकलीफ थी? यस सर, राइटिंग प्रैक्टिस सर। राइटिंग प्रैक्टिस, बस उसी के लिए मैंने सोल्यूशन निकाला है। हाँ और सर बीसीआर में हल्का प्रॉब्लम है। बीसीआर का प्रॉब्लम है, तो Yes. मतलब अपने को गलती अपनी पता है ना कहाँ गई। लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस में मार, कंसेप्ट भले ही क्लियर होंगे, समझ में सब आ रहा होगा, लेकिन बीसीआर में अपनी उतनी प्रैक्टिस ही नहीं रही। ठीक है, अब मैं बीसीआर के लिए तुमको कुछ गुरु ज्ञान देना चाहूंगा, प्लीज इस बात को समझ के लिए ना। जितने भी व्यक्ति भाई साहब यहाँ पे लेक्चर आप लोग देख रहे हो, आपने पहले कभी लेक्चर कहीं से लिया हो, नहीं लिया हो, ओके, अगर लिया हो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया हो, आपसे मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप एक बार मेरे जो 9 घंटे के जो मैराथन है आप उसको देखें। उससे आपको 3 चीजें मिलेगी। पहला, बीसीआर के विषय को 40 मार्क्स को कैसे अप्रोच करना, मैंने स्ट्रेटेजी बताई है उसमें कि कौन सी चीज आपको अच्छे से करके जानी है, पहला। दूसरी चीज भाई साहब उसमें आपको ये करनी है कि मैंने वहां पे एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। मैंने अगर 2-3 पैसेज प्रैक्टिस कराए तो 2-3 आपको एक्स्ट्रा दिया है। मेरी आपसे दिली रिक्वेस्ट है कि अगर मैंने 2-3 आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया विथ आंसर, आप उसको ईमानदारी से प्रैक्टिस करें। तीसरा, इंस्टीट्यूट ने पिछले बार भी कोई पेपर दिया ही है, अभी दिसंबर 21 में भी पैसेज आया होगा, पास्ट एग्जाम में आया होगा। मैं चाहता हूं कि भाई साहब आप उसको ना जितना खंगाल सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करें। 3 अप्रोच कर ले, स्ट्रेटेजी समझ ले बीसीआर में, प्रैक्टिस तबीयत से करें, क्योंकि सारे पेपर सारे क्वेश्चन के साथ आपको आंसर उस पर मिला हुआ है। तीसरा भाई साहब, जितना ज़्यादा आप उसको प्रैक्टिस करके रहोगे और पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आओगे, तुम्हारे बीसीआर का दिक्कत खत्म हो जाएगा। और मैं एक चीज़ बहुत क्लियर आपको बता दूं, बीसीआर के पेपर में यदि अगर आपको लगता है कि भाई मैं 40 में कम से कम 35 तो ले आऊँ या 30 तो ले आऊँ, मेरे मानने में, मेरे बिलीफ में एक बार 30 तक के मार्क्स बीसीआर में आ सकते हैं। लेकिन आप बोलो कि 40 के 40 मार्क्स आए, मुझे नहीं लगता कि किसी को बीसीआर में 40 में 35 भी मिलते होंगे। उसका लॉजिक समझ के लो आप प्लीज़ ध्यान से, ताकि आपको माइंडसेट क्लियर रहे। भाई साहब वो ग्रे एरिया है। आपने जो प्रेसी लिखा उसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, उसका कोई सेक्शन नहीं है, उसका कोई प्रोविजन नहीं है।
आपने जो लेटर लिखा, आपने फॉर्मेट बहुत अच्छा लिखा होगा, बहुत अच्छी बात है। बीच में जो कॉन्टेक्स्ट होता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या एग्जामिनर को लग रहा है कि नहीं इसको और ऐसे बेहतर लिख सकते थे, तो भाई साहब कहीं ना कहीं उस ग्रे एरिया में कहीं ना कहीं आपके छोटे छोटे मार्क्स वो काटते जाएगा। तो आप बिल्कुल अपेक्षा ना करें कि आपको उस पर 40 पे 40 मिलेगा। आपका पॉइंट बस वहाँ पे ये होना चाहिए कि भाई मेरे को ना पूरी चीज़ें अटेंड करके लेनी है, हर एक चीज़ 40 में ईमानदारी से, जिसमें मेरे को 25 से 30 स्कोर करने का है, और बचा वाला चीज़ आपको लॉ पे करके लेना है। ठीक है, ओके सर। प्रीतम कह रहे सर अनम्यूट कर दो। प्रीतम जी आप हो किधर, रेज हैंड करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, ऋषभ जी भी हैं, प्रीतम जी भी हैं। आइए ऋषभ जी आप आ जाइए, पहले बताइए। हाँ जी प्रीतम जी रेज हैंड करिए। हाँ जी गुड इवनिंग सर। हाँ। ये मेरा भी थर्ड अटेम्प्ट था। अच्छा। सर फर्स्ट मैंने स्किप किया था, सेकंड में मुझे 177 और आए थे। हाँ हाँ लॉ में 37 थे, 3 नंबर ग्रेस चढ़ी थी, 34 प्लस थी ये 3 37। ठीक है और अभी मेरे 193 है, सब में पास हूँ। 41 ठीक है। लॉ, 54 अकाउंट्स, ठीक है 42 मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स धोखा दे गया। पिछली बार 62 थे, इस बार 56 हो गए। ठीक है। सर मैं सबको मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि हाँ क्या होता है अपना लॉ के पेपर में। सर मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मैंने 80 मार्क का अटेम्प्ट किया था, 5 नंबर और घटा लो। क्यों? क्योंकि वो 5 नंबर का अनएक्सपेक्टेड आ गया था BCR में। हाँ वो कुछ मीटिंग कुछ होती है, वो लिखने का आ गया था, मैंने प्रिपेयर नहीं किया था वो, ठीक है तो वो तो हटा लीजिए। ठीक है और पैसेज में मैंने एक आंसर ऊपर नीचे कर लिया था, तो उसका 1 नंबर हटा लीजिए। बाकी जो बचा हुआ जो है लॉ का, हम्म तो सर उसमें सबको बताना चाहता हूँ कि अगर ये सोच रहे हैं कि भाई 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, 90 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, ICI आपको 6 में से 6 जब भी देगा जब आपका उसके पेपर से मैच करता हो। ये भूल जाओ, 3.5 सोचो, 6 का लिखा है ना, तुमको लग रहा है पूरा सही लिखा है, 3.5 सोचो, 4 सोचो, ये भूल जाओ हाँ, कि तुमको लोअर 5 भी लोअर मिलेगा। साइड में सोचो एकदम। हाँ सर, ये गलत सोच रहे हैं सबके सब। हाँ। मैं क्योंकि अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने पिछली बार के RTI के मैंने कॉपी में देखा, अच्छे से अच्छा आंसर लिखोगे ना अपने स्टैंडर्ड, बस एक्सेप्ट ये मतलब अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है। मेजोरिटी बच्चे ये करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है। 3.5 नंबर सोचो, फिर उसको इवेल्युएट करके तुम्हारे कितने बनते हैं। अब देखो आए कितने हैं। सर ये फील्ड में मत रहो कि मतलब तुमको लग रहा है कि भाई मेरा तो देख के हम 6 मार्क का तो ICI को देना ही पड़ेगा, 5 भी देना पड़ेगा। ये कुछ नहीं होता, ये बकवास है, मैं समझ गया हूँ। सर यही मतलब मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता नहीं, हूँ। पॉइंट अच्छा है तेरा कि भाई जब तक उसको मॉड्यूल की लैंग्वेज और थोड़ा बहुत उसको लॉ की वोकैब नहीं, मतलब उसको एक क्वालिटी कंटेंट जब तक एहसास नहीं हो रहा है, तब तक तो वो मार्क्स बिल्कुल लोअर साइड में देगा। ये मैं भी एग्री करता हूँ। ये मेरे को भी 5 अटेम्प्ट लगे फाइनल में, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस पॉइंट से। जी सर। हाँ सर मतलब सब वो जो मतलब लॉ में जो बच्चे 90% या 95 जो स्कॉलर्स होते हैं ना, नर्ड्स, वो लाते हैं मतलब 60 से ऊपर। अपन ये सोच के चलते भाई लॉ में भाई मैंने ये पढ़ लिया है, हमको याद हो गया है और मैंने उसको लिख के देख लिया, तो वो नहीं चलता है, वो सिक्का नहीं चलता है। हाँ, मतलब बस देयर मैं शुड ये- बी क्वालिटी प्रिपरेशन एंड क्वालिटी Yes, sir. कंटेंट, बिकॉज Yes, वी sir. आर इन सही द तो मैं- प्रोफेशनल कोर्स। यस सर। सर मेरे लास्ट टाइम ये गलती हुई थी कि मेरा मैथ्स में अटका था, मैं 32, तो मैथ्स को प्रिपेयर करने के चक्कर में मुझे लॉ में थोड़ा कम टाइम मिला। तो बस सर टू बी ऑनेस्ट मैंने प्रिपरेशन ही 40 के लिए की थी ठीक है और 43 लाया हूँ। तो सर मैं डायलेमा में हूँ कि एक तरफ गम है कि भाई 40 भी लाया, बाउंड्री पे पास हुआ है, भाई सब में तू बोल रहा है कि 7 नंबर से फेल हुआ, तेरा एग्रीगेट गया है, पर 40 ही 41 लाया, कोई बड़ा कुछ नहीं तोप लगा ली कि भाई तू 40 लाया। पर एक तरफ ये है कि मैं वो 40 41 लड़ झगड़ के लाया हूँ, 41 जो लाया हूँ मैंने। एक एग्जाम्पल में एक मार्क्स के लिए लड़ा है, इसी ऐसे छीना है वो। सर तो मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूँ? और मैं 40 से, और सर एक और बात बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट मेरे को सब ऑब्जर्व होता है कि मेरी टोपी लगी हुई सिर पे, मतलब 55 में बहुत अच्छा लिख लूँ ना तो मैं 55 से ऊपर ला ही नहीं सकता। सर वो मेरे को वो कैप कैसे निकालूँ कि मतलब 55 से ऊपर नहीं जाएगा ऐसा? ला ही नहीं सकता, मेरी कैपेसिटी से बाहर है वो। ठीक है मैं कितना भी अच्छा पढ़ लूँ, वो मेरे वो कैप हटानी है। अब बता दीजिए वो कैप कैसे हटाऊं? ठीक है कि जी ठीक है। और कुछ? नो सर, बस बाकी मैथ्स तो बचा लेंगे, मैथ्स में थोड़ा पेपर ऊपर नीचे हो गया था, और इकोनॉमिक्स में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है, समझ भी नहीं आया वो क्या, मैं चैलेंज भी नहीं कर सकता ICI को, वो MR बेस्ड है। बस लॉ बस बता दीजिए कितने 55 से ऊपर जा सकते हैं। ठीक है ठीक है भाई साहब, मैं आपका कंसर्न समझ गया हूँ। और क्या ऐसे अभी देखो, मैं एक चीज़ और इसकी बात से मेरे को एक चीज़ ध्यान पे आई है, मैं समझता हूँ कि वो शायद सबके दिमाग में चल रही होगी, मैं एक एक का सबका रेज हैंड करूँगा। भाई जिसका 2 अटेम्प्ट लगा या जिसका 1 अटेम्प्ट लगा, ऋषभ भाई ने बताया कि उसका तीसरा अटेम्प्ट था, राइट ऋषभ? ठीक है,
मेरा मेरा कहना बड़ा सिंपल है यार, तुम लोग ध्यान से इस चीज़ को समझना। मेरे को भी देख 5 अटेम्प्ट लगे हैं भाई साहब, हाँ मेरे को भी अपने फाइनल में 5 अटेम्प्ट लगे, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे लगे तो तुम लोग को भी लगना चाहिए। मैं बता रहा हूँ प्रोफेशनल कोर्स है भाई साहब, उतार चढ़ाव आते हैं। अगर तुम हिम्मत हार जाओगे, हिम्मत हारना कि यार फेल हो गया, मैं भी हारता था कि यार 1 अटेम्प्ट लग गया, मेरे को तो 5 अटेम्प्ट लगे फाइनल में, लेकिन हर अटेम्प्ट में मेरा कुछ कुछ क्लियर होता था। बट मैंने ना कभी अपना मनोबल नहीं खोया। मेरे को ऐसा था कि चल ठीक है, बुरा लगता था जिस दिन रिजल्ट आता था, लेकिन वापस से ना अपन कम बैक करते थे, ओवरकम, कि नहीं यार पढ़ना है, वापस पढ़ते थे। थोड़ा सा रिग्रेट रहता था, क्या यार वही चीज़ बार बार घसीट रहे, 10-10 रजिस्टर भर लिए, होता था। लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को ये नहीं किया कि यार मेरे से शायद नहीं होगा, मैं शायद गलत कोर्स पे आ गया हूँ, शायद मैं इस चीज़ के लिए बना नहीं हूँ। मेरे को कभी ऐसा फील नहीं आया। बस मैं हर बार ऐसा समझा कि मैं कहाँ गलत था, इस बार मेरे को वो गलती नहीं करनी और मेरे को आगे बढ़ना है। और जब जब मैंने ऐसा किया, मैं हर बार एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा हूँ। सही समय में सही समय में तुमको सही मार्गदर्शन मिलना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हो सकता है आज पता नहीं इस सेशन से कितने लोगों को लाभ हो, कितने लोग यहाँ से क्या क्या चीज़ लेके जाएं, कितने लोगों को शायद ये पता चल रहा होगा कि हाँ भाई मैंने कहाँ गलती की थी। तो सही समय में सही मार्गदर्शन मिलना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। तो मैं इस पॉइंट से ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुमको अपने इस प्रोफेशनल करियर में, इस प्रोफेशनल कोर्स में कभी डाउनफॉल आता है, तो भाई साहब उसको ये मत समझो कि आप हार गए हो। मैंने अपने वीडियो में कई बार बोला है कि इंसान कभी हारता नहीं, या तो जीतता है या तो सीखता है। अब ऋषभ ने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ना, मैंने 3 बार देख लिया, मेरे को ये बात पता चल गई कि भाई तुमको अप टू द मार्क चीज़ें चाहिए, तुमको कंटेंट चाहिए, ये सीखा हुआ है। ये आज शायद इसकी बात से तुम लोग को, बहुत लोग को रियलाइज़ हुआ होगा, नहीं यार बात तो सही बोल रहा है, क्योंकि इसने सीखा है, ये कहीं ना कहीं उसका वैल्यू एडिशन हुआ। दूसरा, ऋषभ का कहना ये था सर कि मेरे को ना कितना भी प्रैक्टिस कर लूँ, मेरे दिमाग में एक बात है कि ना मेरे को शायद 55 मार्क्स से ऊपर मिलेगा ही नहीं इस सब्जेक्ट में, मे भी शायद दूसरे सब्जेक्ट तेरे अच्छे हों। मैं तुमको ना एक छोटी सी 2 मिनट के अंदर एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, इसको ध्यान से समझ के लेना। ये बिलीफ सिस्टम के ऊपर बेस्ड रही है। आप लोगों में से कई लोगों ने इसको ऑलरेडी सुना होगा कि आप अगर किसी चीज़ को रजिस्टर कर लिए ना अपने दिमाग में कि यार मैं शायद इतने के लिए ही हूँ, मैं शायद इतने ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, आप वाकई में उस कार्य को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपने अपने दिमाग में बिलीव करके रजिस्टर कर लिया है। एक छोटी सी कहानी मैं इसके रिगार्डिंग आपको शेयर करना चाहता हूँ। आपने कभी सुनी होगी तो मेरे को प्लीज़ चैट बॉक्स में बताना, हाँ सर कि हमने सुना है। ये रजिस्टर के ऊपर है, ये बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। जैसे पता है छोटा बेबी एलिफेंट होता है ना, वो बेबी एलिफेंट बहुत नटखट होता है, वो अपने महावत को बहुत परेशान करता है, काम करने नहीं देता। महावत यानी कि जो उसको पालता है। तो बेबी एलिफेंट को महावत क्या करता है, एक छोटी सी पतली सी रस्सी उसके पैर में बांध देता है और दूसरा सोर बांस की बल्ली में बांध देता है। अब बांस की बल्ली में बांधता है तो वो छोटा हाथी का बच्चा बहुत उसको तोड़ने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता है। उसके पैर में उल्टे घाव अलग लग जाते हैं, तकलीफ अलग पा जाता है। 100 बार कोशिश किया, 200 बार किया, 1000 बार किया, लाख बार किया, लेकिन उसने तोड़ नहीं पाया उसको। अब ये हुआ, बचपन में उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई, जब उसको बार बार फेलर मिला ना, जब उसकी उतनी पोटेंशियल थी नहीं, उसने ट्राई किया, उसके दिमाग में रजिस्टर हो गया कि जिस दिन मेरे पैर में रस्सी बंधी है, मैं बंधक हूँ, मैं उसको तोड़ नहीं पाऊंगा। अब क्या होता है, धीरे 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 उसको महावत वही पतली रस्सी से बांधता है, वही बांस की बल्ली है। धीरे 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 अब वो बेबी एलिफेंट नहीं रहा, वो बहुत बड़ा विशाल हाथी बन गया। अब जब वो बहुत बड़ा विशाल हाथी बन गया ना, आज वो थोड़ा सा पैर अगर झटकेगा तो बांस की बल्ली उखड़ के फेंका जाएगी। अरे आज तुम उसको लोहे की चेन से भी बांध दो तो उसको भी तोड़ने की वो ताकत रखता है, लेकिन आज वो प्रयास ही नहीं करता तोड़ने का। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपने माइंड में रजिस्टर कर लिया, उसने अपने माइंड में बिलीव करके रख लिया कि हाँ भाई साहब मेरे से थोड़ी टूटेगी ये। तो आपने जब मान ही लिया, आपका माइंड ही एक्सेप्ट कर लिया कि आपसे ये नहीं होगा, तो वो प्रयास ही नहीं कर रहा है। देखा जाएगा तो आज लोहे की चेन को तोड़ने की ताकत रखता है, लेकिन वो एक छोटी सी पतली रस्सी को तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है। क्यों? वो मान के बैठ गया कि भाई मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। ऋषभ मेरे भाई, कहीं ना कहीं तेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब तूने 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, जब तुझे लगा कि यार गाड़ी तो इससे आगे बढ़ ही नहीं रही है, तूने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मैं तो नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन क्या पता ये चौथे अटेम्प्ट में जो तूने 3 बार ठोकर खा के जो 3 बार वैल्यू एडिशन किया कि कहाँ मैं गड़बड़ था, क्या पता इस बार तू झंडे गाड़ के आ जाए भाई। बस यही है कि तूने रजिस्टर कर लिया, बोले भाई साहब मैं क्या करूंगा मेरे को तो नहीं पता, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लग रहा है। तो अगर तूने रजिस्टर कर लिया तो बेटा नहीं होगा फिर।
तेरे को फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये रजिस्टर मत कर अपने दिमाग के कि शायद इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा बिलीव मत कर। हाँ बोल, तू कुछ बोलना चाह रहा है, तेरे को पहले मैं ले लेता हूँ। हाँ सर फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया नहीं था, हाँ कोविड के चक्कर मतलब मैं बीमार था, ठीक है। जनवरी में ऑप्ट आउट किया था। और सर मैंने एक्चुअली मैं बस यही पूछना चाहता था कि मतलब मैं यही आपके वो पोर्टल, आपके जो व्हाट्सएप पे लिखना चाहता था कि सर से लाइव सेशन हो सकता है क्या राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, और आपने वही मतलब यूट्यूब पे दे बिल्कुल दिया कि बिल्कुल, राइटिंग प्रैक्टिस सर तो मेरे हो को गई। पता है मैं ला सकता हूँ मैं। सर वो जो खटक थी ना, मैं क्योंकि सेल्फ स्टडी से कर रहा हूँ, तो एक नटशल में मैं फंस चुका था कि अब इसको लिखूं कैसे। अब चलो मेरे को पता है कि सर वो सब बोलते हैं राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आंसर्स में लिखूं, उसको इवैल्यूएट कौन करेगा, कौन बताएगा, कौन भाई इसको ऐसा नहीं वैसा लिखना है। बराबर है। और मैं लिखे हुए आंसर को रट नहीं सकता, हाँ यहाँ रटूंगा वहां जाके सब बंटा ढारोना है। पिछला जुलाई अटेम्प्ट में करके देखा, वो नहीं रटाता, वो नहीं रटाता वो। और सर यही है क्योंकि सर मतलब मैं गलत भी नहीं बोल सकता, खुद तो 40 की प्रिपरेशन की थी, कुछ भी करके 40 लाना है, 41 लेके आया हूँ क्वेश्चन पर। अब क्या है ना कि अब मेरे को पुश करना है 55 के लिए, 60 के लिए, कि अब ले रहा हूँ अटेम्प्ट, भले पहला ने स्किप किया पर वो तो गिनाएगा। और अब पुश करना चाहता हूँ कि भाई 193 किस्मत से अटक गया चलेगा, पर अब 250 250 बस लगाना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता रहा कि सर, और मैं यही बोल रहा था कि भाई वो जो कौन था गुप्ता अभी राघव, वो बता रहा था कि मैंने इतना अटेम्प्ट किया, तो मैं वही सोचा था भाई पहले लिख उसको, उसको देखना, जो कॉपी है ना उसको जो सर्टिफाइड कॉपी आएगी उसको इवेल्युएट करना, फिर तू देखना तो कितने पानी में है। कॉपी आने के बाद मैंने भी मंगाई कॉपी, अपने को भी सब कॉपी आने के बाद असलियत पता चलती है, क्योंकि अपन ना खाली कर देते हैं, पूरा पूरा खांचा रहता है वहाँ पे, जबकि भरा रहना चाहिए बिल्डिंग। वो खांचा रहेगा, दिखेगा आएगा, मेरे को पता है ना, होता है ऐसा। ठीक है। ठीक ठीक है, थैंक यू सो मच। यस बताइए। यस बताइए। दो लोग हैं, दोनों को एक साथ लेता हूँ। कब से भाई लोग बोल रहे हैं, एक दिनकर भाई साहब है अनम्यूट करो, और एक निखिल भाई साहब है अनम्यूट करो। हाँ जी बोलिए, आओ दिनकर जी बोलिए, क्या क्या चाहिए। सर एक्चुअली मेरा इस बार मैथ्स में अटेम्प्ट कर दिया 38 आया था, और मैं लॉ में पास हुआ तो वही फेल और पास का ही था कि फेल होऊंगा तेरा या आवाज पास ना होऊंगा। बहुत तो कट कट के आ रहा है, 41 तेरा आवाज लॉ में बहुत आया कट कट था। के आ रहा है भाई। अब आ रहा है सर? हेलो। हाँ अभी थोड़ा बेटर है। हाँ तो सर वही मेरा मैथ्स में अटेम्प्ट लगा था 38 आया, हाँ और लॉ में वही पास और फेल का ये चल रहा था। फिर मतलब पास कर गया, बट वही था कि फेल होऊंगा या पास। सर मतलब पेपर जब लिखने के लिए गया था मैं रूम में, तो उस टाइम पेपर तो सर मतलब जितने पेज थे मैं सारा भर दिया था उसमें, लॉ से ही मतलब आधे से ज्यादा पेज मैंने लॉ का लिख दिया उसमें। बट सर बीसीआर में बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया, उसमें कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब सिर्फ फ्रेज थी तो ऐसे छूट गया, नोट मेकिंग, और फिर ये एक पैसेज, ये दो मैं कर पाया। तो भाई अभी तेरे को समझा ना बीसीआर को कैसे अप्रोच करना है। तू तो वैसे तो तेरा कितना मार्क्स आया लॉ में? सर लॉ में वही 41। 40, और मैथ्स में 38। 38। तो भाई मतलब, और बाकी दो सब्जेक्ट अकाउंट्स और इको में? सर अकाउंट्स तो सही था, 54 था अकाउंट। ठीक है, और इको में? इको में भी सर सही नहीं था, 47। तो भाई ओवरऑल तकलीफ है ना कहीं तो। मतलब अपन सिर्फ बीसीआर को और सिर्फ मैथ्स को अपन नहीं कर सकते। कोचिंग लिए थे कहीं से? हाँ सर लिया था कोचिंग, तो मैं लिया था सॉफ्ट मिल पर्सनल से सर। बट उसमें ये है मतलब सर टीचर तो अच्छे ही पढ़ाते सब, वो मैम जो थी मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता था वो जो पढ़ाती थी। बट सर मैं फर्स्ट जाता था, वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि राइटिंग प्रैक्टिस इतना इम्पोर्टेंट है सर। बिल्कुल, देखो पढ़ाते तो हर फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ाती है। अपन यहाँ पे किसी को ये नहीं करेंगे कि हाँ भाई अपन वहाँ से लिए इसलिए हो गए, क्योंकि वहाँ से लोग पास भी होते हैं, वहाँ से लोग रैंक भी लाते हैं। ये तो अपने ऊपर है कि टीचर का सिखाने के बाद, टीचर के मार्गदर्शन देने के बाद अपन कितना अभ्यास करते हैं। अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी इज द की। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कुछ होगा नहीं। मेरे ख्याल से इस सेशन से तुझे समझा होगा कि भाई साहब लॉ के पेपर को कैसे अप्रोच करना है, ये तो तुझे समझा। डेफिनेटली मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूँ, तो मैं इतना बेहतरीन उस पर गाइड नहीं कर पाऊंगा, बट लॉ और बीसीआर के लिए तो मेरे ख्याल से तुझे चीज़ें समझ गई होगी, राइट? और सर मैं ऐश्वर्या जी रेज हैंड करो। आप अगर वहाँ से बोलोगे ना पूछना है तो मुझे नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे रेज हैंड होता है ना, तो मैं एक एक करके सबका ले रहा हूँ। हाँ बोल बेटा।
वो सर मेरे को जो लगता है मतलब वो 41 जो मेरे मार्क्स आए थे, आप सर कुछ नोट्स प्रोवाइड करे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के चैप्टर वाइज सर, तो मुझे कहीं टेलीग्राम पे मिला था, तो मतलब सर 20 या 25 डे में वही लिखा, और वो भी पूरा नहीं सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एलएलपी तो पूरा छूट गया, पार्टनरशिप और कंपनी और एक सोगा, ये 3 करके गया था, बस 3 करके गया और मैं इतना मार्क्स भाई तो तू ये सोच कि तूने 3 करके गया, 3 चैप्टर में तेरे को 40 आए हैं, तो भाई तेरी तो गलती जाया है ना तेरे सामने कि तूने 3 ही चैप्टर किए। वो सर चैप्टर में पूरा किया था 5 का 5, और राइटिंग प्रैक्टिस जो मॉड्यूल का है उससे भी किया, बस सर मतलब डीप में जाके मैं बस 3 का ही एंड में राइटिंग प्रैक्टिस कर पाया, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा तो और क्या वो अटेंड नहीं कर पाया था वो भी क्या? आपका जो यस नहीं तो मेरे को एक बात, अटेंड नहीं कर पाया था क्या? क्या क्लास? तू जब सब कुछ पढ़ के गया था तो एग्जाम में क्या अटेंड नहीं कर पाया था क्या पूरा? यस सर, मेरा टाइम कहाँ निकला मेरे को पता ही नहीं। वही ना बात भाई साहब कि एक तो तुमने अटेंड ही कम किया, यही ना तकलीफ है। तो मेरे को तो अभी तो मेरे ख्याल से ये सेकेंड अटेम्प्ट होगा मई में, बाकी लोग की गलती से, और आज इस सेशन से पता भी चल रहा होगा कहाँ कहाँ गलती कौन कौन करता है। अब ये सब सुधारना पड़ेगा भाई, ठीक है। ध्वनि जी का क्वेश्चन है, सर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा कंसेप्ट थोड़े बहुत क्लियर है, मेरी राइटिंग प्रैक्टिस में करनी है, तो क्या आपके यूट्यूब के जो रिविजन लेक्चर हैं वो सफिशिएंट है? और बीसीआर के लिए भी सिर्फ आंसर प्लीज़ मी। बेटा देखो, बीसीआर का मैराथन एक बार के लिए मैं बोल दूं सफिशिएंट है, लॉ की जितनी चीज़ें वो मैराथन वे में डली हुई है, पूरे पूरे लेक्चर नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट कहीं ना कहीं तकलीफ में है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो मेरा मानना ये है कि आपको एक स्क्रैच से रेगुलर लेक्चर में जाना चाहिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। प्रसन्न कह रहे सर मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट किया है, आपके मैराथन देखे और मेरे 30 मार्क्स आए हैं, और लॉ में तो अच्छे नहीं हैं कि एंड राइटिंग प्रैक्टिस नहीं था, थोड़ा ही अटेम्प्ट किया था, ठीक है। आपको शायद आपकी गलती खुद रियलाइज़ हो रही है। सर सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन मैंने हिंदी मीडियम में किया, बट मैं एग्ज़ाम इंग्लिश में देना है, क्या मैं दे सकती हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं। मेरे ख्याल से जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो उसमें मीडियम पूछता है, मीडियम में आप इंग्लिश डाल सकते हैं, ठीक है। मैं प्रीतम जी को लेना चाहूँगा क्योंकि प्रीतम जी बहुत टाइम से रेज हैंड कर रहे हैं, बोलिए। और ऐश्वर्या जी आप रेज हैंड करिए, मैं आपको भी लेता हूँ। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए। हाँ सर, ये मेरा जो दिया था, मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया था सर, वो क्लियर नहीं हुआ और 195 आए थे। ठीक है। हाँ, तो फिर मैंने आपसे कांटेक्ट भी किया था आपको व्हाट्सएप करके, तो फिर मैंने एक ब्रह्मास्त्र लेक्चर है जो आपका ब्रह्मास्त्र, वो मैंने परचेज कर लिया था सर। ठीक है। हाँ, तो जब से वो मैंने परचेज किया, उसकी जो कॉन्सेप्ट क्लियर थी वो अलग ही है। मतलब इस तरीके से बिल्कुल आप जैसे दो टॉपिक है, जैसे जितना मैंने 2 लेक्चर देखे, एक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप जिससे क्वेश्चन सही बनता है जी, और एक सेक्शन 10 जिससे जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला उसमें रिलेशन होता था जी। हाँ, तो सर मैं ये जो आप अब जो कैप्सूल ले रहे हो सर, मेरे को जब मैंने दिया जब तो ये था नहीं, अब कैप्सूल जो आप ले रहे हो सर उसमें मैं एनरोल रह सकता हूँ? बिल्कुल हो सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तुमने जो ब्रह्मास्त्र लिया होगा ना, और उसका जो भी रिमेनिंग अमाउंट डिफरेंस आ रहा है वो करके आप बिल्कुल कैप्सूल में आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को खुशी इस बात की है कि ब्रह्मास्त्र से आपको कुछ वैल्यू एडिशन दिख रहा है कि हाँ यार इसमें कुछ चीज़ें अलग दिख रही है, रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ भाई इसमें अपन कुछ आगे कर सकते हैं, ठीक है। बस सर एक मोटिव था कि अब जो हुआ तो अब तो वो कितना दिन था वो, अब तो उससे क्या कर सकते जो हैं, बीत गया वो है ना? बात गई। अब जो हाँ, अब जो मई 22 है उसमें सर लॉ में मेरे को 70 से प्लस लेके जाना है सर। ठीक है, आएगा तो सर, इसके 70 लिए से मुझे प्लस। गाइड- मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर तेरे दिमाग में है कि मेरे को 70 से प्लस लाना है, मेरे एक स्टूडेंट का 89 मार्क्स आया है एक बार लॉ में, ठीक है। तो बिल्कुल तेरे भी मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन तेरे को एक ही चीज़ ध्यान रखनी भाई, सबसे पहला अप्रोच। और मैं तुमको डंके की चोट में बोल रहा हूँ, जब तुमको कराऊंगा ना राइटिंग प्रैक्टिस, मैं वहाँ साथ साथ में तुमको ये भी बताऊंगा कि भाई साहब देखो हर यूनिट में क्या करना है अपने को, अप्रोच कैसे, पिछले पेपर दिखाऊंगा क्या क्वेश्चन पूछा है,
इस बार देखो क्या पूछ सकता है और कैसे तुमको लिखना है। अगर अप्रोच, प्रेजेंटेशन और 100 मार्क्स का ईमानदारी अटेंडेंस है अगर उस पेपर में, तुमको कोई नहीं रोक सकता ये 60 डिस्टिंक्शन से पास होने के लिए। बराबर है क्या? एक सेकेंड रुकना भाई, कीर्तन कुछ बोल रहा है। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है कि मेरे को लॉ की बेसिक आती है बट सेक्शन नहीं याद है, और तो और राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, प्लीज़ गाइड विच लेक्चर शुड आई बाय। कीर्तन बिल्कुल अपन इस पे बात करेंगे, सेक्शन के ऊपर मेरे को खास तौर पे बात करके लेनी है लिटरली। बोलिए प्रीतम जी, सेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे अपन, बताइए। हाँ सर, मुझे यही है कि बस एक तो ये जो जिस तरीके जैसा गया वो तो गया। हाँ अब बस जो मेरा माइंड है बिल्कुल सर 70 प्लस ठोकना है, खत्म। जी, मतलब इससे ऊपर जाना, नीचे तो जाना ही नहीं है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल ना, ये 3 चीज आपको फॉलो करनी है बस, और कुछ भी नहीं। और सर आप जैसे जैसे अप्रोच किया होगा, जैसे जो गाइडेंस दोगे सर वो आपकी मैं बिल्कुल फॉलो करूंगा। जैसे आप बोलोगे, जैसे जिस टाइप से रिवीजन करना है उस टाइप से। मैंने सर मैं ऐसे एक टॉपिक बता देता हूँ, मैं नॉर्मली सबके लिए भी वो हेल्पफुल रह सके, जैसे मेरे लिए हेल्पफुल क्या था कि सर एक गूगल कैलेंडर है, उस पे ना जैसे मैं आज जैसे आपका लेक्चर देखता हूँ तो उसमें मैं गूगल कैलेंडर पे डाल देता हूँ कल की डेट पे कि ये मेरे को अलार्म रिमाइंडर दे कि मेरे को ये रिवीजन करना है जी, फिर उसके बाद उसी लेक्चर को मैं डाल देता हूँ 3 दिन के डेट में कि वो मेरे को 3 दिन बाद दोबारा रिवाइज करना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ये थिंकिंग है आपका। और फिर उसके बाद सर मैंने एक लास्ट होता है जिसमें 7 डेज तो वीक होता है, तो वहां वीकली सिलेक्ट कर देता हूँ कि हर वीक मुझे जो मैंने प्रीवियस पढ़ा है 1 और 3 में जो रिवीजन किया है उसके बाद मैं 7 वीक में हर बार उसे रिवीजन करूँ। ठीक है, तो सर इस तरीके से मैं रिवाइज कर रहा हूँ और इस तरीके से आपके लेक्चर देख के इस तरीके से और कर रहा हूँ। बस मैंने सर कंटेंट और जो प्रोविजन लिखते हैं, जब क्या होता है मैं पेपर में लिखता हूँ तो प्रोविजन कहीं ना कहीं स्किप हो जाते हैं और वो जो लिखना चाहिए वो नहीं लिख पाते। कहीं ना कहीं वो हेजिटेशन या जो भी हो सके, है ना। तो सर मैंने जब उससे आपको फॉलो किया तो जिस तरीके से मैं देख रहा, तो आपको जब मैंने आपसे बात भी की थी, टाइम दिया था आपसे 9 बजे का, तो फिर मेरी बात हुई तो आपने कहा था ब्रह्मास्त्र ले लो, ब्रह्मास्त्र तो ये आपसे बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सब मैंने बोल लिया और जब मैंने 3 लेक्चर देखे तो मेरे को समझ नहीं आया। तो जब उसने स्टार्टिंग बोला कि फर्स्ट और सेकंड लेक्चर यूट्यूब पे पढ़े हैं जी वहां से देख के, हाँ, वहां से देख के तब लिंक किया तो अच्छा। तब अंडरस्टैंडिंग हुई कि हाँ ये था पॉइंट। बराबर तो बराबर। सर बस मेरा मोटिव ये था कि मतलब अब जो 1000 रुपीज है तो वो मेरे को और पे करने होंगे। बिल्कुल, मैं करवा दूंगा उसका, अपन ये सारी बातें आराम से कर लेंगे। और जितना माइंडसेट पॉजिटिव करके तू चल रहा है ना भाई, मुझे विश्वास है तेरे अभी इस माइंडसेट से कि तू कर लेगा। बिल्कुल निश्चिंत रह, हो जाएगा तेरा। और तू क्या, अब तेरे को कंसेप्ट भी सही लग रहा है, सब हो रहा है, हो जाएगा। ईशा जी कुछ कह रही है, ईशा जी बोलिए। ईशा जी थोड़ा सा सामने आएंगे क्या? सर कैमरे में आएंगे थोड़ा सा। am I audible? हाँ, आवाज़ तो बराबर आ रही है। यस सर। हाँ जी बोलिए। सर मैंने अभी 195 स्कोर किया ठीक है। इन दिस नवंबर अटेम्प्ट। मैंने पुणे की क्लासेस ली एकदम एकेडमी। मेरे ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स ने अबाउट मतलब किसने 323, किसने 316, अबाउट 200 स्कोर किए। बट आई डोंट नो मैंने कहाँ गलती की, सब में 40 अबाउट एग्रीगेट्स में 5 मार्क्स कम आए। ठीक है, पर एक्चुअली ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई। अभी मैं कराऊं या ये चेक कराऊं या नहीं, वो ही पता नहीं चल रहा सर। देखो मैं आपको रीचेकिंग के लिए एक बहुत क्लियर चीज़ बोल देता हूँ। मैं रीचेकिंग का मतलब ये नहीं होता कि वो आपके आंसर को वापस चेक करेंगे, नहीं। रीचेकिंग का मतलब ये होता है कि इन केस अगर मार्क्स काउंट करते वक्त आपका उसने कम मार्क्स काउंट किया है तो वो आपको बढ़ा के दे देंगे। चमत्कार को नमस्कार बोलते हैं ना, कि आपने एक बूमरंग खेल लिया, आपने एक लक आजमा लिया। अब जैसे तुम्हारा कहना है कि भाई 5 मार्क्स के एग्रीगेट से रुका है, बराबर है। ये ना 5 मार्क्स एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि अगर 5 मार्क्स आपके बढ़ गए और आप पास हो गए। ऐसा नहीं कि कभी ये हुआ नहीं है, लेकिन ये 100 में से एक बार होता है कभी कि आपके 5 मार्क्स बढ़ गए रीचेकिंग में और आप क्लियर हो गए। मैंने सुने हैं केस, ऐसा नहीं कि मैंने केस सुने नहीं है, लेकिन मैंने 100 में से एक ही बार ये केस सुना है। तो यदि अगर आपको लगता है ईशा जी कि भाई मैं 5 मार्क्स से रह गई थी, आपके पेपर कहीं ना कहीं अच्छे गए क्योंकि बाकी लोग बहुत अच्छा गए, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप रीचेकिंग डाल के ना छोड़ दो, भूल जाओ कि आपने रीचेकिंग में डाला है।
संजय दत्त की लक मूवी में ना आप करते हैं ना, लक आजमा के एक बार छोड़ देता है, आप वैसा कर सकते हो और भूल जाओ कि आपने कुछ किया और आप प्रिपेयर करना शुरू कर दो। अगर आपके रीचेकिंग के रिजल्ट में आता है कि भाई आप पास हो गए तो चमत्कार को नमस्कार, आप वहीं से इंटर पे चले जाओ, अन्यथा नहीं अगर कुछ हुआ तो आपका कंटिन्यू होते रहेगा। ये हो गई पहली बात, रीचेकिंग में डालूं कि नहीं डालूं, उसका ये आंसर है। अब दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ ईशा जी कि अगर आप जानना चाहती कि आपने वाकई में कहाँ गलती की है तो डेफिनेटली आपने पेपर कैसा दिया ये तो मैंने देखा नहीं है, राइट। एक बार लॉ की उससे शुरुआत करके लेते हैं कि लॉ एंड बीसीआर आपका कैसा गया था। था एक्चुअली मेरे को वो बहुत लेंदी लगा, लॉ एंड बीसीआर। मैंने ऑलमोस्ट 92 मार्क्स का लिखा, ठीक है, बट एट द एंड 40 आए। ठीक है, आई डोंट नो मेरी हैंडराइटिंग की वजह या फिर मेरे कंटेंट की वजह से क्या चल रहा है सर। ठीक है। मैं आपकी बात से ना एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ के जितने भी अपने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप देखो पहले बात तो 92 का अटेंड किए तो 8 मार्क्स तो वहीं साफ कर दो। अब आपका जो इवैल्यूएशन होगा वो 92 में होगा, पहली बात। दूसरी बात 92 में भी सीधा 40 मार्क्स आना ये बहुत ज़्यादा कम है, यस। अब यहाँ पे तुम खुद सोचो, अपने दिल में हाथ रख के सोचो, अगर 92 में अपने को 40 मार्क्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना कंटेंट भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, कहीं ना कहीं अपना प्रेजेंटेशन भी मार्क्स वो किया है। अब कोई व्यक्ति 92 का अगर बहुत अच्छे से अगर अटेम्प्ट किया है तो डेफिनेटली उसको नहीं करके 50 तो आने चाहिए। अब मैं आपसे एक रिपीट क्वेश्चन करना चाहूँगा ईशा जी, ईमानदारी से, मैंने भी पेपर दिया है। अगर पेपर में अगर 5 क्वेश्चन आते हैं ना तो कई बार ऐसा होता है कि भाई 5 में ना अपने को 2 ही बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं, उसको अपन बहुत संजो के लिखते हैं, और 3 जो आते हैं ना ठीक ठाक से आते हैं, उसमें अपन जो गोदा गादी करके आ सकते हैं वो अपन करते हैं कि नहीं करते, मुझे ये बताइए। एग्जैक्टली सर। मेरे ख्याल से आपको भी ऐसा कहीं ना कहीं परिस्थिति आपने फेस किया होगा लॉ और बीसीआर में। डेफिनेटली बीसीआर में तो किया ही होगा क्योंकि वो तो सब्जेक्ट ही ऐसा ग्रे एरिया वाला है, राइट। एंड सर द अनदर डाउट वाज कि मेरा 6 मंथ का कोर्स था, मैंने ज़्यादातर टाइम लेक्चर में लगाया एंड फिर मुझे सेल्फ प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिला। अभी मेरी फ्रेंड ने अभी एक्चुअली आधे घंटे पहले सजेस्ट किया इन आपके लेक्चर देखने के लिए, मैंने यूट्यूब पर देखा, डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अभी मैं चाहती हूँ आपके लेक्चर्स यूट्यूब पे देखूँ, बट वो लेक्चर देखने के बाद मैं सेल्फ प्रिपरेशन के लिए टाइम कब दूँ, मेरे को वो मैनेज नहीं हो रहा सर। ओके, आई विल आंसर अबाउट दिस। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ जिसको भी ये शंका है ना कि लेक्चर और सेल्फ प्रिपरेशन को कैसे करें, निखिल मैं तेरे को ले रहा हूँ भाई। आप लोग ये समझ लो आपके फैक्टर्स क्या होने चाहिए, डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या होने चाहिए। आप समझ लो कि आपको लेक्चर लेना चाहिए कि आपको खुद सेल्फ प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आप डिसाइड करो पहले कि क्या उस सब्जेक्ट के आपका बेस क्लियर है, आपके बेसिक क्लियर हैं। यानी कि आपने जब पहली बार पढ़ा था तो उसके जितने बेसिक हैं, और अब जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो क्या आपके कंसेप्ट क्लियर हैं क्या? अगर हाँ तो मैं कहूँगा कि भाई आप लेक्चर में ना ध्यान देके जो भी रिवीजन लेक्चर आपके पास अवेलेबल है या खुद से आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो वो करेंगे, पहला। दूसरा, कहीं भी अगर आपको छोटी सी शंका आती है, छोटी सी शंका ये नहीं कि आप खुद पे डाउट कर रहे कि यार आता तो है लेकिन वेकिन, ये मत करो। इसको भी क्लियर करने का तरीका क्या है, अगर आपको आता है लेकिन किंतु परंतु आ रहा है, उठाओ ना, एक एक सब्जेक्ट उठाओ, उनके चैप्टर करो, देखो क्या तुमको वो बन रहे हैं। अगर अच्छे खासे थे तुम उसको हैंडल कर रहे हो, यानी कि मतलब तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है, तुम खुद के ऊपर डाउट कर रहे हो, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे हो, जो कि बहुत बुरी बात है। लेकिन अगर आप सेल्फ एनालिसिस करते समय आपको लगता है कि नहीं यार कुछ चीज़ें बन रही है या कुछ चीज़ें नहीं बन रही है, कुछ सब्जेक्ट मेरे अप्रोच अच्छे हैं, कुछ सब्जेक्ट में मेरे को तकलीफ आ रही है, अगर ऐसे किंतु परंतु वाकई में आते हैं तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को ना पॉलिशिंग की बस ज़रूरत है भाई साहब, मेरे को ना पूरा स्क्रैच से जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को कोई ऐसे बहाव में बहा के ले जाए, शॉर्ट एंड स्वीट टाइम में मेरी सारी चीज़ें कर दे क्योंकि अभी टाइम लिमिटेड है, गो फॉर द रिवीजन और द फास्ट ट्रैक बैच, जहाँ पे टीचर आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे आपको स्ट्रेटेजी अपनानी, वो करके निकल लो। कम समय में लेक्चर करो, फट से सारी चीज़ एक बार सिलेबस वापस से रिकैप हो जाएगा और लग जाओ सेल्फ स्टडी में जितनी जोर से लग सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है भाई साहब कि फास्ट ट्रैक में मेरा काम नहीं बनना, मैंने तो पहले सेल्फ स्टडी की थी या मैं जिस भी किसी ट्यूटर में जब पढ़ा था
तो मेरे को उतना संतुष्टि तो तब भी नहीं हुआ था, और मैंने फिर इधर उधर के यूट्यूब के लेक्चर से सारी चीज़ें की थी। मैं कहता हूँ भाई साहब, अगर आपका बेस ही हिला हुआ है ना, तो आप फास्ट ट्रैक में ना जाएं, आप थोड़ा सा समय ज़्यादा बिताएं और रेगुलर में करके ले। लेकिन मैं तुमको मेरे लॉ के सब्जेक्ट की अगर बात करूँ, तो इसमें अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी बेसिक क्लियर है, कभी तुमने मैराथन देखा है, तुम्हारा रिवीजन अच्छा है, अगर तुम्हारा थोड़ा भी बेसिक क्लियर है, आप रिवीजन ही करें डायरेक्ट, लेकिन बेसिक में ही डाउट है तो आपको रेगुलर में जाना चाहिए। ठीक है ईशा जी, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? तो आपको ये डिसाइड करना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं भाई साहब, ये चीज़ हमेशा याद रख लेना, मैं तुमको लिटरली बता रहा हूँ, एक चीज़ ना दिमाग में बांध लो, ये वाली चीज़। तुमको क्या लगता है तुम्हारे 100% प्रिपरेशन में, तुमको क्या लगता है एकेडमी वालों की और ट्यूटर वालों की कितनी मेहनत होती है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस 100% के अंदर मात्र 10% योगदान है सिर्फ एकेडमी का, मात्र 10% है। अब आपको ये सुन के अचंभित लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे। भाई साहब, ये 10% तो तुमने दे दिया एकेडमी को, ये तो तुमने टाइम इन्वेस्ट किया, ये तो तुमने वहां से मार्गदर्शन लिया। तुम इसको 40 भी मत करो, तुम इसको 50% कर लो कि भाई 50% तो ये तुम्हारी सेल्फ स्टडी वाली काम रहेगी। इतना एफर्ट तुमको लगाना है। अब बचा हुआ जो आपके पास 40% बचेगा, इस पे आपका इन्वॉल्व होता है टेस्ट, आप इसमें बोल लो सेल्फ असेसमेंट, और आप इसमें इन्वॉल्व कर लो प्रेजेंटेशन, आप इसमें इन्वॉल्व कर लो स्ट्रेटेजी टू अटेंड 100 मार्क्स पेपर। ये सारी चीजें इस पे आएगी, ये मिसलिनियस बोल लो, लेकिन भाई साहब इक्वल 50% कंट्रीब्यूशन तुम्हारा है, हमारा कंट्रीब्यूशन 10% और 40 मार्क्स के कंट्रीब्यूट करेगा। तुम सोचो कि मैं बहुत तुरंदाज टीचर से पढ़ रहा हूँ, ये टीचर से तो मैं पास हो जाऊंगा, नहीं, आप गलत हो, आपको सेल्फ एफर्ट डालने पड़ेंगे। समझ रहे हो क्या? नहीं तो नहीं होगी चीज़ें। सर मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस फ्री मिलेगा ना, मैंने ब्रह्मास्त्र परचेस करा हूँ। बिल्कुल, आपने जो ब्रह्मास्त्र किया उसका जो भी बैलेंस अमाउंट रहेगा उसका आप पे करके आप अपने राइटिंग प्रैक्टिस वाले कैप्सूल में आ सकते हैं। निखिल जी बोलिए, आपका भी कुछ डाउट आ रहा था। सर मैंने अभी तक लॉ चालू नहीं करा और मेरा मे में अटेम्प्ट देने वाला हूँ। हाँ हाँ, तो सर मैं 21 मार्च से लॉ चालू करूंगा, तो सफिशिएंट है कि टाइम 21 मार्च से? हाँ, बोर्ड्स खत्म होने के बाद। क्या खत्म होने के बाद? 12 बोर्ड। अच्छा, तुम 12th में हो क्या अभी फिलहाल? हाँ सर। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा ली होगे? हाँ सर। भाई मैं तेरे को बहुत क्लियर कट निखिल, मैं तेरे को एक बात बोलूंगा, बिल्कुल एकदम अनबयास होके, क्योंकि तू 21 मार्च से शुरू करेगा। भाई तू गलती से भी रेगुलर कोर्स में तो चले ही मत जाना। तू बना ही है सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्स के लिए, क्योंकि तू 21 मार्च को अपना पेपर खत्म करेगा। गलती से भी बेटा किसी का भी रेगुलर कोर्स मत लेने ना, भले तेरे को सब्जेक्ट में लगे कि नहीं इसमें जोर देना चाहिए। मैं कहीं ना कहीं तूने 12th में अगर 12th में जब तू है और तूने साथ में मे अटेम्प्ट चुना है, तो कहीं ना कहीं तू स्पीड से आगे बढ़ना चाहता है, तू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता होगा। यस और नो? यस सर। भाई साहब यहाँ पे तुमको लेना चाहिए फास्ट ट्रैक हर सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो। और मैं तो कह रहा हूँ, अगर इकोनॉमिक्स में अगर तूने फ्री के यूट्यूब वीडियो लेक्चर देखने के बाद अगर तुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार इकोनॉमिक्स तो मैंने 12th में भी पढ़ा, ये तो मेरा खेल लूँगा, ऑब्जेक्टिव ही है, तो उनको खुद कर लेना, वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें तेरा समय बहुत बचेगा। मैं तुझे बहुत क्लियर कट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। तेरे लिए बना हुआ है लॉ के लिए वो कैप्सूल बैच, वो कैप्सूल के बाद तेरे लिए बना हुआ है BCR का मैराथन, जो मेरे यूट्यूब पे अपलोडेड है। भाई और समय वेस्ट करना ही मत BCR में, मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। 9 घंटे में तेरा BCR खत्म, और लगभग 64 घंटे के आसपास में तेरा ब्रह्मास्त्र और मेरी जो राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा, अगर तुझे वो राइटिंग प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होना है तब की बात है। यहाँ पे तेरा 70 घंटे में कार्यक्रम खत्म हो जाएगा लॉ के लिए। ठीक है? ओके सर। दूसरा, फास्ट ट्रैक बैच ले ले मैथ्स के लिए अमन सर का, या जो भी फैकल्टी तुझे अच्छी लगती है। सर मेरा बाकी सब सब्जेक्ट चालू, सिर्फ लॉ पेंडिंग है। बाकी सब हो गया तेरा? नहीं, चालू है, प्रोग्रेस में है। प्रोग्रेस में है ना, तो बस अच्छी बात है। अगर बाकी चीजें तेरी प्रोग्रेस में है साथ ही साथ में, और 21 मार्च को तू फ्री होगा, तो भाई देख तेरे पास अप्रैल ही हाथ में रहने वाला है, और अप्रैल में अपने को कहीं ना कहीं रिवीजन करना है। तो तब भी मैं तुझे बोलूंगा कि तू लॉ के रेगुलर कोर्स के लिए मत जाना, तू फटाफट जितनी जल्दी तू 9 दिन के अंदर निपटा लेना मार्च में, और अप्रैल महीना पूरा तेरा रिवीजन के लिए होना चाहिए, सेल्फ स्टडी के लिए, कहने का मतलब। ओके सर। ठीक है?
क्योंकि भाई देख, अकाउंट्स अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है, लॉ अपने आप में बड़ा डिस्क्रिप्टिव है ये, तो जितना जल्दी तू ये एकेडमिक करिकुलम को निपटा लेगा, लेक्चर्स निपटा लेगा, उतना ज़्यादा तेरे को अप्रैल महीने में सेल्फ एफर्ट देने के लिए टाइम मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब अपन ने इतना मतलब मई में किया है, मई में एग्ज़ाम के लिए किया, और हाँ बोलो, तो अप्रैल में अपने पास 1 महीने हाथ में होने चाहिए सारा कुछ अपने को रिवाइज करने के लिए। अब मे भी शायद तू थोड़ा सा ब्राइट स्टार स्टूडेंट होगा तो भाई तू 15 दिन में भी मैनेज कर सकता है उन चीज़ों को, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि जब तू रेगुलर पढ़ रहा है अकाउंट्स और ये सब, हो सकता है जब तू पढ़ रहा है तो ही तू इतनी गहराई से पढ़ रहा है कि तेरे को रिविजन में इतना समय नहीं लगे। तो डिपेंडिंग कैसा है तू, ऐसे एकेडमिकली कैसा है? सर फाइन, एवरेज ना? हाँ तो भाई 1 महीने रख ले स्पेयर में। डर वर लगता है कि जब एग्जाम सामने आता है तो? नहीं सर, डर नहीं लगता, चिल है ना? हाँ तो बस वो 1 महीना रख ले साइड में, और वहाँ पे मचक के रिवीजन करना भाई। रिवीजन यानी कि सेल्फ स्टडी जितना कर सके, ठीक है। और उस वक्त अगर तेरे को किसी टीचर का मैराथन या कुछ कहीं कहीं अगर मिलता है, मैं भी डेफिनेटली मैराथन लेके आऊँगा, उनको मत स्किप करना, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट में ना मतलब गेम चेंजर के जैसे काम करता है, लास्ट में जो चीज़ होती है, ठीक है। यस एनीबडी एल्स? सर आपका कौन सा बैच परचेस करूं? विनय, अभी जो मैंने लेटेस्ट बैच अनाउंस किया है उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, वही परचेस करना है और कुछ भी नहीं करना है, बाकी सब भूल जाओ। यस एनीबडी एल्स? कैमरे में आके थोड़ा सा रेज हैंड करोगे क्या? निकिता गुप्ता जी बताइए। निकिता गुप्ता जी नाराज हो गई थी, मेरे स्टाफ ने बताया भैया निकिता गुप्ता जी से पहले बात करेंगे, नाराज हो गई थी निकिता। तो बोलिए भाई क्या चाहिए आपको? नो सर। हाँ जी सर आपने बोला था ना आप रिवीजन बैच स्टार्ट करने वाले हो, तो उससे रिलेटेड बात करनी थी। अपनी स्टडीज मैंने पूरी स्टॉप कर दी थी लॉ की। हाँ तो कर तो दिया बेटा रिवीजन बैच स्टार्ट, उसमें लाइव तो आने वाला हूँ। कभी से करें? आज जो मैंने लेटेस्ट वीडियो डाला है वो देखा तूने? नहीं सर, मैंने एक्चुअली फोन बंद किया था, मैंने अभी ओपन किया, जस्ट वीडियो देखी और तुरंत हाँ Zoom मैं मीटिंग नोटिस ज्वाइन कर रहा किया। था कि मतलब भैया निकिता गुप्ता आ ही नहीं रही है, फिर बम बुम बुम मारेगी कि बोले सर आपने मेरे को बताया नहीं, ये नहीं वो नहीं, और मैनेजमेंट को अलग तुम बत्ती दिए हो, आज मेरे को सुनने में आया। नो सर सॉरी। हाँ सर मैंने कुछ बोला नहीं उनको, मैंने बोला हाँ मुझे आपसे बात करनी है। मैं हमेशा कॉल करती थी, उठाते ही नहीं हाँ थे चलिए phone। कोई नहीं, अभी मैंने जो लेटेस्ट वीडियो डाला है उसको देखना, उस पर मैंने रिवीजन बैच अनाउंस किया है, उससे आपको बहुत क्लैरिटी सर। आएगी। और मेरे को उम्मीद है कि इस बार का जो ये रिवीजन होने वाला है ना, जो राइटिंग प्रैक्टिस कैप्सूल है, ये मतलब बहुत गेम चेंजर साबित होने वाला है, बहुत गेम चेंजर। कीर्तन का एक क्वेश्चन है, 1 सेकंड निकिता जी रुकिएगा। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है कि मेरे को लॉ की बेसिक आती है बट सेक्शन नहीं याद है, और तो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं। हाँ सेक्शन के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। बोलिए निकिता जी, इसके ऊपर अपन इसके बाद अपन सेक्शन में बात करेंगे। ऐश्वर्या जी आप रेज हैंड करिए, मैं आपका भी कॉल लूंगा। बताइए निकिता जी, बोलिए। निकिता जी आपको मैं वापस से अनम्यूट करता हूँ, रुको, करिए अनम्यूट। सर मैंने दिसंबर 21 में लॉ में कुछ भी नहीं पढ़ाई की थी। वो आपका 1 डे आपने 1 रुपीज का ओपन किया था जी अपना पीडीएफ, जी मैंने वही रीड किया था 1 डे पूरा, ठीक और है। एग्जाम लिखने के कितने मार्क्स आए? 30 ठीक इन है लॉ। ठीक है, 100 में 30 है, मतलब BCR भंटाधार होगा वैसे ही। हाँ कुछ भी लिख हाँ ना, दिया और मतलब 12th में जो क्लास 10th तक किया जो था कि किया सेल्फ था, स्टडी की थी? मैंने क्लास लिया था बट पर्सनल रीजन से मैं लेक्चर्स नहीं अटेंड कर पाई थी, मतलब ठीक पूरे है, मिस मतलब हुए। लिया तो था लेकिन अपन लेक्चर किया ही नहीं, तो ना लेने के ही बराबर हो गया। यस तो सर, बेटा राइट। फिर यहाँ पे तो अपन को रीजन पता ही है ना कि क्या हुआ था अपने साथ। यस तो अपने को बस इस बार कुछ नहीं करना है, सारे लोगों के एक्सपीरियंस आपने बटोर ही लिए हैं, बस आपको वो चीज़ नहीं करनी जो चीज़ बाकी लोग करके कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली पीछे रह गए। तो आपको इनके एक्सपीरियंस यूज करके आगे बढ़ना है। रिवीजन लेक्चर अपने ऑलरेडी अनाउंस है, वो लेटेस्ट वीडियो देख लो, अपन उस पर फिर आगे YouTube बात वाला? करके। हाँ हाँ लेटेस्ट वीडियो में सब बता के लिया है। अब सर कोई क्वेरी रहेगी तो कब आप फ्री कब रहोगे? आपसे बात क्वेरी करने रहेगी की? तो तू जैसे आज मैनेजमेंट को दिए ना डंडा अच्छे से, वैसे ही दोबारा कर सर, देना, डंडा नहीं दिया। है ना, वैसे ही दे देना, बोलना सर से बात करनी है, मैं कर लूंगा, ठीक है। अच्छा एक ओके बात सर, और, सॉरी नहीं अरे सर। कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ जी, सेक्शन वाली क्वेरी मैं क्लियर करना चाहूँगा। भाई साहब आप लोग इतना समझ लीजिए, सर मैंने रेगुलर का बैच की पेन ड्राइव परचेज की थी बट मुझे अभी तक कोई ईमेल नहीं आया है। अरे मोहम्मद मेरे भाई, तूने पहली बात तो ईमेल गलत दिया था, फिर तूने जब सही ईमेल दिया तो सही ईमेल में तेरे को मेल चले गया है, तू स्पैम फोल्डर चेक करना मेरे भाई, ठीक है। अभी सुनना मेरी बात, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, सेक्शन के ऊपर बहुत बात है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, 2 चीज़ में मैं बहुत अच्छे से बात करना चाहता हूँ। एक तो सेक्शन, क्या सर सेक्शन याद करना ज़रूरी है? पहला,
दूसरा, क्या सर मैं अपनी ओन लैंग्वेज में लॉ को लिख सकता हूं? क्या मैं दोनों बात में बहुत गंभीर रूप से बात करने वाला हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले सेक्शन, एक तो अपने दिमाग में ना ये चीज क्लियर रखो कि सेक्शन याद करना है। हेलो एवरीबॉडी, सेक्शन याद करने वाली चीज नहीं है। हो सकता है अभी तुम अचानक से मेरे को सारे सेक्शन अगर पूछोगे बिजनेस लॉ के तो शायद मैं भी ना बोल पाऊं, लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे हैं भाई साहब जो तुम मेरे को बोलोगे ना कि सर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको भी गिनती में गिना दूं। फ्री कंसेंट के सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्यों? यूनिट 3 पूरा इंपॉर्टेंट है। कंसीडरेशन का सेक्शन 2D इंपॉर्टेंट है। 2D के अलावा तुमको याद क्या करना है कंसीडरेशन में? वो डेफिनेशन का सेक्शन है। उसके अलावा उस यूनिट में सेक्शन नंबर 25 इंपॉर्टेंट है, जो एक्सेप्शन बताता है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का। इसके अलावा तुम पार्टनरशिप में जाओगे, बोलोगे सर सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट बता दो, सेक्शन नंबर 35 डेथ, सेक्शन नंबर 33 एक्सपल्शन, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बराबर है क्या? तो मैं तुमको पहले तो ये बताना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं कि आप अगर ये सोचोगे कि मैं सारे सेक्शन याद कर लूं, नहीं होगा भाई साहब। आप कहीं ना कहीं भूलेंगे, आप चार्ट चिपकाने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। मेरा आपको कहना ये है, कुछ नॉर्मल सेक्शंस है, ठीक है? नॉर्मल सेक्शन यानी कि इंपॉर्टेंट सेक्शन, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जहाँ पे सेल बाय सैंपल के सेक्शन है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन के सेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको याद भी नहीं करने, आपको बस ऐसे करना है, ओके एक्सपल्शन एज पर सेक्शन 33 दिस, ओके दैट एज पर सेक्शन 35। यानी कि जब भी आप पढ़ रहे हैं, आप ये कोशिश ना करें कि मैं दैट का सेक्शन 35, दैट का सेक्शन 35 ना, एज पर सेक्शन 35 दैट करके, मतलब आप फ्लो में लेके जाओ उसको। एक समय आएगा जब 2-3 बार वो सेक्शन आपके दिमाग से निकल जाएगा, आप ज़्यादा टाइम उसमें बिता लोगे ना, बहुत देर तक आप उसमें समय बिता लोगे, उसके बाद वो सेक्शन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम में से किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन याद नहीं है क्या? सेक्शन 2 क्लॉज 7, सेक्शन 2 क्लॉज ई एग्रीमेंट का। अब ये कुछ ऐसे सेक्शन है जिसमें अपन बहुत सारा टाइम बिताते हैं स्टार्टिंग की क्लास में। तो जिस इंपॉर्टेंट चीज़ में आप बहुत सारा टाइम बिताते हो और 2-3 बार उस सेक्शन को अपने साथ ऊपर से निकाल लेते हो विदाउट एनी इंटेंशन कि मेरे दिमाग में चिपक ही जाना चाहिए, तब जाके वो अपने आप तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। और मैं क्लियर कर दूं, आपको सारे सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ चुनिंदा सेक्शन, जैसे यूनिट 1 है कॉन्ट्रैक्ट का, इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके सेक्शन याद कर लिए। अब जैसे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट, सेक्शन नंबर 4, 5, 6 खत्म, लाइन से 4, 5, 6। तो आपको सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सेक्शन को 2-4 बार अपने दिमाग से निकालना है, वो बाय डिफॉल्ट आपके में रजिस्टर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, क्या सर मैं सेक्शन अगर नहीं लिखूंगा तो मेरे मार्क्स कटेंगे क्या? आंसर इज यस। पूछो क्यों? अब एग्जामिनर के पास 100 कॉपी आती है, मैं गुमराह नहीं करूंगा, बहुत स्पष्ट बोलूंगा। अब उन 100 कॉपी में 20 बच्चा सेक्शन कोट करके अपना पूरा प्रोविजन और आंसर लिख रहा है और आपके में सेक्शन नहीं है, यही कंपैरिजन हो गया, यही आपके कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कटेंगे। दूसरा, सेक्शन याद नहीं है तो गलत सेक्शन कोट नहीं करना है, गलत सेक्शन कोट करने से और मार्क्स कटेंगे। अगर आपको याद नहीं है और अगर आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कोई प्रोविजन लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 फलाना फलाना प्रोविजन, लेकिन गलत सेक्शन बिल्कुल मत डालिएगा, पहला। दूसरी बात, सर मैं अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकता हूं क्या लॉ को? अब इस बात को समझ के लेना, आप ओन लैंग्वेज में लिख तो सकते हो लेकिन आपको लॉ की वोकेबलरी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके कंसिडरेशन में ना एक टॉपिक है, कंसिडरेशन कैन बी इनएडुकेट। कैन बी इनएडुकेट का मतलब, अगर मैं इस आईपैड को 5 रुपये में बेचता हूँ, अब आईपैड की कीमत तो हज़ारों रुपए की है, लेकिन अगर मैं इसको 5 रुपये में बेचता हूँ तो भी चलेगा। इनएडुकेट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जितने का आपका गुड्स है उतना ही आपको वैल्यू, उतना ही एडुकेट वैल्यू मिले, इनएडुकेट भी मिल सकता है। अब इसके लिए ना प्रोविजन दिया हुआ है। फॉर सपोज तुमको क्वेश्चन आ गया, कंसिडरेशन कैन बी इनएडुकेट कमेंट। अब यहाँ पे अगर तुमको ओन लैंग्वेज में लिखना है तो देखो कितनी सिंपल सी बात है, कितनी सिंपल सी बात है कि यस कंसिडरेशन कैन बी इनएडुकेट, however if in any contract one of the party pleads यानी कि वो बहस करता है, that his consent was not taken freely, in that case कोर्ट में, उसमें हिंदी में क्या अगर बोलेंगे तो ऐसा है कि कोर्ट चाहे तो उस इनएडुकेट कंसिडरेशन को एक एविडेंस के तौर पे यूज़ कर सकता है कि हाँ यार इतना कम दाम में कोई कैसे बेचता है, पक्का इससे जोर ज़बरदस्ती या कोअर्जन किया होगा।
तो आपको लिखना है हाउएवर if some of the party pleads that his consent was not obtained freely, court may take in advocacy of consideration to determine the case. While determining the case, if it comes to the conclusion that the consent was not freely obtained, then it is voidable at the option of aggrieved party. Otherwise, it will remain valid because consideration can be inadequate. ये बिल्कुल 4-5 लाइन अगर तुमने लॉ के शब्दों में फ्रेम करके ली, जिसमें तुमने थोड़ा सा उसको इजी कर दिया, लूसिड कर दिया, तुमको मार्क्स मिलेगा. लेकिन अगर तुमने छुट्टा छुट्टा लिख दिया, कंसिडरेशन कैन बी इनएडुकेट, इफ कंसेंट नॉट फ्रीली ऑब्टेन्ड, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी. बीच का तुमने कंटेंट तो खा ही गया कि भाई कोर्ट उसको डिटरमाइन कर सकता है एविडेंस के तौर पे, उसको अपने अकाउंट में ले सकता है डिटरमाइन करने के लिए कि कंसेंट फ्री थी कि नहीं थी. तो आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, लेकिन उस पर लॉ की वोकेबलरी होनी चाहिए. एवरीबडी, आर यू विथ मी? समझ में आ रही है बातें? ठीक है. अब और भी कुछ है. सर मैंने आपका पेन ड्राइव लेक्चर परचेस किया है 20 के लिए. अभी मैं कैसे सारी लेक्चर्स देखूं? आपकी कोर्स कंप्लीट करते करते रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचेगा जैसे लग रहा है मुझे, तो मैं ये सब कवर करूं. अंजना दास जी कहाँ हैं आप? अभी आए थे आप बीच में. हाँ जी अंजना जी बताइए, अनम्यूट करिए. सर मैंने 2022 के लिए परचेस किया है. हाँ हाँ. तो अभी लेक्चर चालू है बट बहुत स्लो जा रहा है. सब सारा लेक्चर्स मतलब कंप्लीट करने सकूंगी? चारों सब्जेक्ट के लेक्चर कर रहे हो क्या तुम? नहीं, 3 इकोनॉमिक्स का नहीं लिया है. इकोनॉमिक्स का नहीं लिया. मेरा रेगुलर लेक्चर लिया है. जी सर. तो रेगुलर में तुम कब लियो रेगुलर लेक्चर मेरा? नवंबर लास्ट. नवंबर में लिए थे ना. तो अभी कहाँ पहुंची गाड़ी? सर अभी तो वो गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट. जी सर. तुझे ऐसा लग रहा है कि यार लेक्चर तेरे बहुत ज़्यादा टाइम खा रहे हैं, तेरे को फटाफट कंप्लीट करना है? जी सर. मैंने तेरे को लेक्चर के साथ ब्रह्मास्त्र लेक्चर भी दिया होगा ना? जी सर. एक काम कर, रेगुलर को छोड़ और पटाख से पहले ब्रह्मास्त्र निपटा ले. ब्रह्मास्त्र निपटाने के बाद अगर तुझे ऐसे फीलिंग आती है कि भाई साहब नहीं इससे तो काम बन रहा है, क्योंकि मैंने लगभग फास्ट फॉरवर्ड वे में सारी चीज़ कवर की है, तो उसको निपटा ले और खुद को बुलसाई 3rd एडिशन से समझ कि हाँ क्वेश्चन पढ़ रही हो, कंसेप्चुअली आंसर समझ रहा है, बस वहाँ से रेगुलर लेक्चर छोड़ देना और सेल्फ स्टडी जितना कर सकती उतना कर लेना. अगर तुझे ये लग रहा है कि मैं बहुत स्लो जा रही हूँ, क्योंकि तू लेक्चर भी देखेगी तो तेरे दिमाग में चलते जाएगा अरे बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन यही चीज़ ब्रह्मास्त्र में बहुत तेज़ी से चलेगी. और तेज़ी से चलने के बाद अगर बुलसाई 3rd एडिशन के क्वेश्चन आंसर पढ़ के लग रहा है यार मज़ा आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, जल्दी भी हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम मिलेगा, स्विच मार ले, सीधा ब्रह्मास्त्र में चले जा और ब्रह्मास्त्र के साथ साथ बुलसाई 3rd एडिशन ले. बीच में अगर किंतु परंतु लगता है तो मेरे से बात करके लेते रहना. ये तब अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्लो जा रहा है, शायद बहुत टाइम खा जाएगा, क्योंकि ये फरवरी एंड होने को है, लगभग 15 आधा तो खत्म हो गया है. तो अगर तू ब्रह्मास्त्र जाएगी तो मेरे ख्याल से तू ये बचे हुए 15 दिन में या जो भी 12-13 दिन है इसमें तू पूरा सिलेबस ही निपटा लेगी ब्रह्मास्त्र से. ठीक है. और यदि अगर तुझे लगता है कि किसी कंसेप्ट को मुझे डिटेल में करना है, ये ब्रह्मास्त्र में अच्छे से नहीं समझा इन केस, तो उसका तू रेगुलर में जाके देख लेना. ठीक है. तो तेरा पहला स्टेप है कि स्विच मार ले ब्रह्मास्त्र में, साथ में बुलसाई 3rd एडिशन अपने साथ रख. जहां पे भी लग रहा है ब्रह्मास्त्र और बुलसाई से इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है, उतने टॉपिक को रेगुलर में जाके देख लेना. इससे तेरी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जल्दी होगी सारी चीजें. ठीक है. चलिए और बताइए सर. हाँ बोलिए. सर वो राइटिंग प्रैक्टिस के अब अभी फ्री होगा कि अब और परचेस करना पड़ेगा हमको? तुमने रेगुलर लेक्चर अगर लिए हुए थे ना, अभी हाल पे ही लिया हुआ है, तो डेफिनेटली तुमको फ्री रहेगा. जो आप जिसने रेगुलर पे किया उसके लिए अलग से कोई ऐसा कुछ रहेगा नहीं. ठीक है. हाँ बोलिए निरंजन जी. हेलो सर. हाँ जी हेलो, क्या हाल चाल? बस सर आप बताओ. बस बढ़िया. एक सेकंड रुक भाई. श्रुति अग्रवाल का बहुत लंबा डाउट आया है. सर मेरा एक क्वेश्चन है. सर मैंने यस्टरडे को ही आपके रेगुलर लेक्चर्स कंप्लीट करे हैं एंड आज से मैंने कॉन्ट्रैक्ट टेक का रिवीजन स्टार्ट करा है खुद से. तो मुझे आपसे पूछना था कि मैं अभी आपका ब्रह्मास्त्र लेक्चर देखूं या खुद से रिवीजन करूं, देन फिर आपका कैप्सूल बैच ज्वाइन करूं. श्रुति जी बिल्कुल आप सही जा रहे हो, खुद से रिवीजन करो. क्योंकि देखो रिवीजन करने में अगर कहीं दिक्कत नहीं आ रही खुद से करने में, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र अभी देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम रेगुलर पार करके आए हो, कंसेप्ट पूरे क्लियर है.
खुद से रिवीजन जब आप कर रहे हो तो बस मेक श्योर कि आप बुल साइड 3rd एडिशन के जो नोट्स है जिसमें क्वेश्चन आंसर है उसको ना छोड़ें। अगर वो बहुत स्मूथ जा रहा है, एक नंबर है, बिल्कुल कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, सीधा कैप्सूल बैच में आ जाना, रोज 1 घंटा 1.5 घंटा 10 दिन आ जाना, 10-15 घंटे अपन राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे जोरदार, और आप सीधा एग्जाम में बैठना। ब्रह्मास्त्र आपको तभी देखना है जब आपको लगे कि नहीं यार मेरे को शॉर्ट में वापस से चीज़ें रिवाइज करनी है। अगर आपने ताज़ा रेगुलर किया है, बिल्कुल सेल्फ स्टडी कीजिए, अभी जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना बढ़िया, और कैप्सूल में आके बैठिए 1 नंबर, बिल्कुल इधर उधर सोचना, सेकंड थॉट देना ही मत। बोलिए निरंजन जी। सर मैं फ्रेश स्टूडेंट हूँ, नया स्टूडेंट हूँ, मई 22 के लिए बैठ रहा हूँ मैं एग्जाम के लिए। 20 पार्ट से मैंने परचेज किया था। उसमें जो आपका लॉ है, लॉ की क्लासेस, उसका नाम ब्रह्मास्त्र है। ठीक है। तो उसमें मैंने 1-2 बार नोटिस किया, आपने बोला है कि ये रिवीजन क्लासेस है। ब्रह्मास्त्र में बोला होगा। हाँ, ब्रह्मास्त्र। बट मेरे पास वही एक है आपके लॉ का क्लास। उसके अलावा मेरे को आपके 110 नोट्स मिले हैं और बुलसाई नोट्स मिले हैं। अब बस ये ऐसे 3 चीजें हैं। तो देखो रेगुलर लेक्चर नहीं मिला क्या उधर से? नहीं सर, कोई रेगुलर नहीं। तुमने रेगुलर लिया ही नहीं था कि तुमने सिर्फ फास्ट ट्रैक लिया था? ऐसा कुछ था ही नहीं, मैंने बस बोला उनको कि मेरे को रजिस्टर करना है, उन्होंने मेरे को यही दिया। मेरे को भेजना भाई एक बार तेरे पास क्या कंटेंट है, क्योंकि मेरे को मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। ठीक है तू आगे बोल, बट मेरे को बताना जरूर कि तेरे पास क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, कंटेंट मतलब तेरे पास कौन कौन से लेक्चर है? तेरे को फोल्डर दिख रहा होगा ना पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव में, जो भी है उसमें। हाँ। उसका फोटो खींच के भेज देना कि क्या क्या है, मेरे को समझ में तो आया कि तेरे पास है क्या एक्चुअली। ठीक है सर। ठीक है, हाँ आगे बोलो। तो मेरा डाउट था कि ये नोट्स है मेरे पास, ब्रह्मास्त्र लेक्चर है, इसके अलावा मैं क्या करूं? जो आप बोल रहे हो कैप्सूल, मैराथन, ये सब मेरे को कुछ पता नहीं है सच्ची बोलो तो। हाँ नहीं, आज ही मैंने एक अपने अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल चैनल पे एक वीडियो डाला है, तो उसको देख ले, और देखने के बाद तेरे को सारी चीज़ें उस पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। पीयूष कह रहा है सर इस बार दिसंबर के जैसे ब्रह्मास्त्र लेक्चर नहीं होगा क्या? पीयूष मेरे भाई लेटेस्ट वीडियो देख, वहाँ पे सब बता के लिया है। इस बार अपन ब्रह्मास्त्र की जगह जो मेन सबसे बड़ा कंसर्न है सीए फाउंडेशन लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस का, उसका लाइव रिवीजन ले रहे हैं। लाइव रिवीजन नहीं, लाइव राइटिंग प्रैक्टिस, और ब्रह्मास्त्र रिकॉर्डेड चल रहा है। तो दोनों जगह एनर्जी वेस्ट ना करें, इसलिए मैंने ब्रह्मास्त्र रिकॉर्डेड इसलिए दिया है कि तुम उसको 1.5 और 2 की स्पीड में भी देख सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड। और जो मेन कंसर्न राइटिंग प्रैक्टिस अपन उसको लाइव करेंगे, तो दोनों काम बन जाएंगे, तुम्हारे भी मेरे भी बेहतरीन तरीके से। कीर्तन, व्हाट कोर्स शुड आई बाय प्लीज सर? मेरा भी एक क्वेश्चन है कि मेरे को लॉ की बेसिक आती है बट सेक्शन नहीं याद है, और तो और राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, प्लीज़ गाइड में। भाई तू वो लेटेस्ट वाला जो मैंने वीडियो डाला, तू वो वाला कोर्स ले ले, आंख बंद करके तेरा सब शंका क्लियर हो जाएगा, निश्चिंत रहना। विष्णु कुमार कह रहा है लाइव राइटिंग प्रैक्टिस कब से हो रहा है? 22 तारीख से हो रहा है। अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल में जाके लेटेस्ट वीडियो देखो जाके, जिस पे लिखा है लॉ राइटिंग प्रैक्टिस कैप्सूल, वहाँ पे सब डिटेल मैंने दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए भाई, और किसका डाउट लेना है? कोई और है? मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के काफ़ी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। ठीक है पीयूष जी, आप अलग से व्हाट्सअप करिए, आपका अलग से देखते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस में अलग से एनरोलमेंट करवा सकते हैं। वैसे अलग से तो अपना कोई पैकेज ऐसा है नहीं, बट आराम से बात करेंगे। अमेंडमेंट के लेक्चर 2022 के मिल सकते हैं या फिर नोट्स? अमेंडमेंट लास्ट टाइम जो आए थे उसके बाद एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है। आप डाल दो सीए फाउंडेशन अमेंडमेंट बाय अर्जुन छाबड़ा, तो लास्ट अटेम्प्ट में जितने अमेंडमेंट एप्लीकेबल थे वो वीडियो डली हुई है यूट्यूब में ऑलरेडी, तो दिख जाएगी। सर लॉ में इंटरेस्ट कैसे लाएं? हुसैन जी, ये तो बड़ा मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। मैं इससे ये पूछना चाहूँगा हुसैन जी, अब तक लॉ आपने खुद से पढ़ा था कि कहीं कोचिंग ली थी? पहले ये बता दीजिए, तो मैं आपको बताऊँगा कैसे इंटरेस्ट लाएं। सर हाउ टू अटेम्प्ट 100% पेपर इन गिवन टाइम? बेटा ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा, आपको 2-3 मॉक टेस्ट पेपर लगाने पड़ेंगे फाइनल एग्जामिनेशन के पहले। अगर ये 2-3 मॉक टेस्ट पेपर में आप अगर 100 का अटेम्प्ट कर पा रहे, डेफिनेटली आप फाइनल में भी करेंगे, ये तो प्रैक्टिस से आएगा। सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। नहीं, वीडियो देखना इज़ डिफरेंट थिंग। वजाहत जी, मेरा कहना है कि आप कोचिंग किए थे कहीं से लॉ की, कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? मेरे को इतना बताइए बस। सोनाली कह रही सर आपके सारे मैराथन लेक्चर देख लिए जो यूट्यूब पे है, तो रेगुलर लेक्चर बाय करने की ज़रूरत है क्या? सोनाली बेटा, अगर आपका मैराथन से आपको सेटिस्फेक्शन आ रहा है कि यार इससे तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा,
तब तो कोई बात ही नहीं है बेटा। लेकिन अगर फिर भी कहीं किंतु परंतु लगता है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, कोई सेक्शन की डेप्थ समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तब एटलीस्ट आप रिवीजन लेक्चर में जा सकते हो, जैसे अपन ने जो कैप्सूल बैच लाए हैं। अन्यथा अगर आप सब सही से समझ रहे हो, आपका खुद का प्रैक्टिस भी हो रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं कोचिंग नहीं लिया था। वजाहत जी, बस बात यही है, जब आप कोचिंग लोगे ना और जब गहराई में जाके पढ़ोगे ना, तब अपनी अच्छे से इंटरेस्ट डेवलप होके आती है बेटा। लेकिन अगर अपन अभी ऐसे ही सेल्फ स्टडी करके हल्का फुल्का रिवीजन करके लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है बेटा। ठीक है, ठीक है। सोनाली जी, आप जैसा वीडियो में बताया ना वैसा प्रोसेस फॉलो कीजिए इनरोलमेंट के लिए, आपका उस पर करवा लेते हैं। सब लाइव बैच नहीं लोगे? निकिता जी, लाइव बैच ही है, कैप्सूल वाला लाइव बैच ही है। एक बार आप जाके वीडियो तो देखें पहले, आपको वहाँ सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, लाइव लेक्चर्स का जो टाइमिंग है 22 तारीख से रहेगा, 5 से 6:30 या 6 बजे तक। ये अपने लाइव लेक्चर्स के टाइमिंग रहेंगे 22 तारीख से। ठीक है, चलिए, कुछ लोगों के हाथ उठे हुए हैं। संदेश जी, आमिर जी, शिवम जी, कोई आना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है? यस, शिवम जी बताइए। जी सर, मैंने दिसंबर में एग्जाम दिया ठीक है, और सर मैंने लगभग 95 का लॉ का पेपर अटेम्प्ट किया। ठीक है, मैं जिसमें 5 नंबर मतलब ऐसे ही कुछ अटेम्प्ट किए एक ही सेकंड, 90% एक श्रुति जी जो लेटेस्ट वीडियो डाला है उसको पूरा देखो, कहाँ मिलेगा एक्सेस, कैसे इनरोल कर सकते हो उस लाइव बैच में, सब कुछ बता के लिया उसमें। एक बार आप उस वीडियो को पूरा देख लो। ठीक है, ठीक है। चलिए सर, कैप्सूल के लिए कुछ अलग पैकेज कीजिए ना। बिल्कुल, मैं सोचूंगा इस बारे में। सर, मैंने आपका रेगुलर लेक्चर ले चुका हूँ वी स्मार्ट के थ्रू, तो सर मुझे क्या राइटिंग प्रैक्टिस मिल सकती है? बिल्कुल, जिसने रेगुलर लेक्चर लिया उसको कोई सोचने की बात नहीं है। आफ्टर दिस सेशन डेफिनेटली आपका रेगुलर रिसेंट टाइम में होना चाहिए, ऐसा नहीं कभी साल भर पहले या 6 महीने पहले लिए तो वो काउंट में नहीं आएगा। ठीक है, विनय कह रहा है आफ्टर दिस सेशन में आपको कॉल कर सकता हूँ क्या? बेटा ऑलरेडी ये 11 बज गए, अपन आराम से इस पर बात करके लेंगे। आप कल मेरे को ऑफिस आवर्स में कॉल करो, अपन करके लेंगे। ठीक है, चलिए बोलिए शिवम जी। सर मैंने 90 का अप्रोक्सीमेटली बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए थे और बहुत अच्छे से केस स्टडी वगैरह भी लिखे थे। और जैसे अकाउंट का पेपर मैंने अटेम्प्ट किए थे ना सर, हाँ, तो उसमें मेरा होप था कि 55 से 60 के बीच में नंबर आएगा। ठीक है, तो उसमें मुझे 56 नंबर मिला। ठीक है, और लॉ में भी 90 का पेपर अटेम्प्ट किए थे और शुरू से हिंदी मीडियम में पढ़े थे, तो मुझे अटेम्प्ट किए थे तो हमको लग रहा था कि मतलब 50 से लेकर 60 के बीच में नंबर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट 40 नंबर दिया, अच्छा, जिसमें क्या बोलते हैं वो लेटर मीटिंग ये सब बहुत अच्छे से अटेम्प्ट भी किए थे, लिखे भी थे। मैं जितना तेरी बात से सुन के समझ सकता हूँ ना शिवम भाई, मैं हिंदी मीडियम के बच्चों से टकराया हूँ। मैंने उनके पेपर को भी, उनके आंसर शीट को भी एक समय में चेक किया है। मैं मानता हूँ कि तूने तेरी मेहनत बहुत ईमानदारी से की होगी और उस ईमानदारी की मेहनत की वजह से तुझे लग रहा होगा कि यार पेपर तो बहुत अच्छा गया है। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, जब अपन हिंदी मीडियम से स्विच मारते हैं ना इंग्लिश में, कहीं ना कहीं अपना फ्रेमिंग में दिक्कत तो आती है भाई। ये तू भी समझ रहा होगा कि हाँ, कभी कभी तू अटकता होगा, अरे भाई क्या लिखूँ यहाँ पे, और अपन कुछ तो भी लिख के आ जाते हैं बस कि हाँ भाई लिखे। मैं वाकई में बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने बच्चे हैं ना, अगर 100 बच्चे और 50-60 बच्चों को अगर उसमें ऐसा लगता है कि भाई साहब मैं किया तो अच्छा था लेकिन मेरे को मार्क्स नहीं मिले, मैं ट्रस्ट में मैं तुमको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं अपनी गलती रहती है, जो अपने को पेपर देखने के बाद, आंसर देखने के बाद पता चलती है। इसके लिए अपने को एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, एक मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन फॉलो करना पड़ता है, एक राइट ट्रैक पे चलना पड़ता है। वो राइट ट्रैक तब पता चलता है, पता है क्या? जब तुम सही लोगों से जुड़ते हो। और सही लोगों से जुड़ना तब होता है जब तुम खोजते हो उनको, क्योंकि कुछ करना है। अब जैसे कि तू मेरे पास आज आया है, मैं काफ़ी टाइम से हिंदी मीडियम वाले बच्चों से डील किया हूँ, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैंने उनकी कॉपी चेक की है। कहीं ना कहीं अपने इंग्लिश की ना आड़ी तिरछी चीज़ें हो जाती है, मतलब अपन लिखना कुछ चाहते हैं, लिखा कुछ जाता है। ये सिर्फ हिंदी मीडियम की बात नहीं है, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा है वो आड़ा तिरछा कुछ तो लिखता है, क्योंकि लॉ बड़ा स्पेसिफिक है। शैल और मे में भी बहुत ज़्यादा फर्क है, समझ रहे हो क्या? तो मेरा मानना ये है शिवम भाई कि एक बार जब अपन ने अटेम्प्ट दिया ना, तो कहीं ना कहीं अगर तेरे को अपनी गलती रियलाइज नहीं हुई है तो एक बार पेपर भी मंगवा ले, समझ रहा है क्या? और पेपर मंगवाने से कोई दिक्कत नहीं ना होगा? मतलब नहीं, कोई काहे का दिक्कत होगा, ऐसा थोड़ी कि अगला भी अटेम्प्ट लगवा देंगे तुमको।
नहीं, जैसे एक मेरे रिलेटिव ही है, तो मेरी मतलब मौसी है, तो ये फाइनल में है। हाँ तो उनसे हम पूछ रहे तो बोले कि मतलब इतना कम नंबर मिला, तो हम भी थोड़ा चेक करना चाह रहे कि हम कहाँ पे कमजोर है, उससे हमें एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पता चलेगा, और कहाँ पे जहाँ पे गलती होगा उसको नेक्स्ट टाइम में कोशिश नहीं करेंगे। तो बोले कि मंगवाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तुम आईसीआई को चैलेंज करते हो तो बहुत खतरनाक तरीके से तुम चैलेंज करने लगता है फिर से। नहीं नहीं इसीलिए नहीं थोड़ा यार, डाउट ऐसा ऐसा नहीं है। थोड़ी तेरा नाम अता पता नोट करके ले लेंगे, बोले रुक जाओ उसको अगला पेपर देने दो, ऐसा थोड़ी करेंगे यार। जी जी अपन चैलेंज थोड़ी कर रहे हैं यार, अपने को कुछ अधिकार दिए, मैं उस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं अपन। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अगर तू मंगवाना चाहता है मंगवा ले। बहुत भाई इंटेंशन अपना ये थोड़ी कि अपन उनको चैलेंज कर रहे हैं, अपना इंटेंशन तो ये है भाई कि अपन अपनी गलती रियलाइज करने के लिए पेपर मंगवा रहे हैं, समझ रहे हो क्या? इसमें कोई चैलेंज वैलेंज वाली जी तो बात आती ही नहीं है ना, जी। ठीक है? बाकी बात जिसमें जितना भी एक्सपेक्टेशन था उसमें एग्जैक्टली मिला। अच्छा अच्छा, जी जी ठीक है चलो। बाकी तो मतलब अच्छे मार्क्स आए बाकी में? जी जी। मतलब मैथ्स में रह गया केवल एक नंबर से, बाकी बात सभी में हो गया। बस ठीक है, इस बार जो गलती किए थे उसको सुधार के आगे बढ़ो यार, क्या दिक्कत है, हो जाएगा इस बार, है ना? जी चलिए भाई, सर, कॉपी मंगवाने में कोई दिक्कत नहीं ना कोई है? दिक्कत नहीं भाई, अपना इंटेंशन उनको चैलेंज करने का नहीं यार, अपना इंटेंशन तो अपनी गलती सुधारने का इंटेंशन है ना, अपन तो अपने लिए मंगवा रहे हैं, ठीक है? चलिए आप लोग की इजाज़त से कंक्लूड कर सकता हूँ, मेरे ख्याल से सबके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, बहुत सारे आप टेक अवे लेके जा रहे होंगे यहाँ से, ठीक है? आई एम मेकिंग नोट्स ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ लॉ, सो कैन वी यूज़ इट फॉर मे नवंबर ऑल मैराथन लेक्चर? यस 100% ऋग्वेद यूज़ कर सकते हो, कोई चेंज नहीं आता है चारों पाँचों लॉ में। कंपनीज एक्ट में चेंज आता है, उसके लिए अमेंडमेंट लेक्चर अलग से है, ठीक है? चलिए, आमिर हुसैन कह रहे हैं कि मेरे को अनम्यूट कर दो, बताइए आमिर हुसैन जी, बोलिए आमिर हुसैन जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। सर मैंने अटेम्प्ट मतलब दिसंबर में अटेम्प्ट किया था सर, मुझे 35 आए थे हाँ लॉ में सर। हाँ हाँ सर मुझे मतलब कंसेप्ट क्लियर है सर, उसके मतलब जो होते हैं ना, जो फिर लिखना होता है ना सब, जो रटा याद करना पड़ता है हाँ सर, हाँ 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 वो मुझे आता ही नहीं है। या मतलब अगर मैं कुछ खुद नोट्स भी बनाऊंगा, मुझे मतलब समझ नहीं आता है कि मैं मॉड्यूल में क्या लिखूं, मतलब कितना नोट मतलब कितना बना सकता हूँ मैं, मुझे वो भी नहीं पता है। मुझे सब याद करना पड़ता है। बराबर है। मैं मतलब तेरे को भी अप्रोच का प्रॉब्लम है कि मुझे ये नहीं समझता मेरे को क्या याद करना और क्या याद नहीं करना है, राइट? जी सर। बराबर है। उसके लिए तो बेटा मैं स्टार्टिंग से एक बात बोल रहा हूँ, तुझे ना एक चीज़ देखना, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ हर अटेम्प्ट में, जिस पे मैं बहुत क्लियर बता देता हूँ कि तुमको इतना ही टॉपिक पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए और बाकी सब तुमको छोड़ देना है। और इसी को अप्रोच बोलते हैं कि तुम एग्ज़ाम टाइम में अगर सब कुछ याद करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे इररेलेवेंट चीज़ें भी रेलिवेंट चीज़ें भी हैं। तो इसमें ना अपने को अपना नज़रिया सुधारना है बेटा। अगर तू सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी गलती कि अपन अप्रोच सही नहीं अपना रहे हैं। क्या जितनी चीज़ें वहाँ पे लिखी उतनी चीज़ें पूछती कि हमेशा नहीं, कुछ चीज़ें तो बहुत मिसलीनियस है, ठीक है? तो मेरा कहना ये है कि तेरे को अप्रोच सुधारनी पड़ेगी पहला। और तेरे को अगर ये लिखने में दिक्कत है, याद करने में दिक्कत है, तो मैं कहूँगा बेटा तू कैप्सूल बैच को ज़रूर अटेंड कर, क्योंकि उधर अपन बहुत कुछ लिखने वाले जिसमें बहुत कुछ चीज़ें कवर होएगी। समझ रहे हो क्या इस बात को? एक और दूसरा, जितने मैंने अब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं पिछले अटेम्प्ट में, तो उनको देख और उसमें स्पेसिफिक रहे। स्पेसिफिक यानी कि उतनी ही चीज़ों को कर। पूरी चीज़ों को याद करने की कोशिश करेगा तो बेटा अपने को तकलीफ आएगी। एक दिन पहले एग्जाम के अपने को पूरी चीज़ें थोड़ी रिवाइज करनी होती है, अपने को रेलिवेंट चीज़ें रिवाइज करनी होती है, बराबर है? तो इसका सॉल्यूशन जो है ना, जो तू बोल रहा है कि सर मेरे को समझ में नहीं आता क्या याद करूँ, मेरे को सब कुछ याद करना पड़ता है, नहीं, इसमें तेरे को बेटा अप्रोच सुधारनी पड़ेगी। हो सकता है तू जिस तरीके से चीज़ों को देख रहा है तू सिर्फ रटता हो, तू समझने की कोशिश ना करता हो। कंसेप्ट क्लियर है तेरे? यस सर। कहीं से कोचिंग ली थी कि सेल्फ कर रहे हो? कोचिंग ली थी मगर मैंने मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। बस वही बात है ना बेटा कि अपने को मार्गदर्शन ही क्लियर नहीं मिला है ना। तो जब अपने को चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं है, जब रास्ते क्लियर नहीं दिख रहे, तो कहीं ना कहीं तो रटना पड़ेगा बेटा और तकलीफ आएगी। नींव मजबूत करनी पड़ेगी बेटा। नींव मजबूत होगा तब निर्माण बच्चा अच्छा होगा। नींव ही अपनी कच्ची कहीं ना कहीं, समझ रहे हो?
यस सर, अब क्या करूं मैं सर मजबूत करने मैं के कह लिए? रहा हूँ भाई कि अगर तेरे को एकदम ही डाउट है ना सब चीज़ में, तो तू ये वाले बैच को इनरोल कर ले, तेरे को बहुत फ़ायदा मिलेगा। कैप्सूल बैच में तेरे को बहुत चीज़ें क्लियर मिल जाएगी। बीसीआर के लिए मेरा मैराथन देख ले जो 9 साढ़े 9 घंटे का है, और अभी जो तेरी परिस्थिति है उसको देखते हुए तू कैप्सूल ज्वाइन कर ले। रोज़ मेरे साथ लाइव बने रहेगा, लिखते रहेगा, सुनते रहेगा कैसे अप्रोच रखना है, तू राइट ट्रैक में अपने आप आ जाएगा। ठीक है सर वो कहाँ मिलेगा मुझे क्या अर्जुन करना है? छाबड़ा ट्यूटोरियल में जा और लेटेस्ट वीडियो देख लेना जो मैंने आज डाला है, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें बताई। अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल का लेटेस्ट वीडियो देख लेना। ठीक है ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके। चलिए भाई, कंक्लूड करने की इजाज़त है सेशन को एवरीबॉडी। चलिए, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत सारे आपने Yes, टेक sir. अवे लेके गए होंगे। मैं चाहता हूँ अब भी अगर आपकी कोई क्वेरी बची हुई है या आपको इस सेशन से अगर कुछ भी लाभ मिला है, ठीक है, हाँ, जूम का रिकॉर्डेड भी अवेलेबल मैं करा दूंगा, तो प्लीज़ वो जो लेटेस्ट वीडियो है ना उसके कमेंट में ज़रूर जाके लिखना, ताकि कोई अगर नहीं देखा होगा ना तो कमेंट सेक्शन में जाके सारी चीज़ों को समझ ले कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी, क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी है। ठीक है, चलिए सर, आपका व्हाट्सअप नंबर क्या है? बेटा स्क्रीन में जो चल रहा है वो मेरे ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे मैं भी आपको अवेलेबल मिल जाऊँगा। जो स्क्रीन में है ना, अगर आप देखोगे, ये देखो बाजू में जो स्क्रीन में जो नंबर है, यहाँ पे मैं आपको अवेलेबल मिल जाऊँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी देर तक हमारी मीटिंग चली है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आपको सेशन। एंड मेरे तरफ से आप सबको बेस्ट विशेज़ है। जो फ्रेशर है चाहे रिपीटर हैं, इस बार सबको अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है। डेफिनेटली इस बार आप गलती को सुधार करके एक वैल्यू एडिशन करके एग्ज़ाम देंगे और एक पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आप पास होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।